अध्याय 1031। सू रान बहुत खूबसूरत थी। उसने अर्जुन डुआन को चाय का पानी ऐसे दिया जैसे वह अपने मालिक की सेवा कर रही हो। वह इतनी मुस्कुराई कि उसकी आंखें चांद में गड़ी हुई थीं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने प्रतिभाशाली हो तो मुझे तुम्हें नौकरी पर रखने के पहले दिन ही प्रशिक्षित कर देना चाहिए था। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, हालांकि एक मार्शल कलाकार की लड़ाई और एक कठपुतली की लड़ाई के बीच अंतर है, लेकिन वे मूल रूप से परस्पर क्रियाशील हैं। बस इससे थोड़ा परिचित हो जाओ। एकमात्र अपूर्णता यह है कि कठपुतली की संरचना ही मुझे कई कठिन गतिविधियां पूरी करने से रोकती है, अन्यथा मैं दुश्मन को अपने शरीर को छूने से रोक सकता हूं। मुझे पता है। क्या तुम थक गए हो? आराम करो, बाद में मैच होगा। सू रान ने खुशी से अर्जुन को बगल से पंखा झलते हुए कहा। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई नहीं की। मेरी चापलूसी करना बंद करो, जल्दी करो और देखो कि कठपुतली को कोई चोट तो नहीं लगी है। जी सर। सू रान ने अर्जुन को सलाम किया और चालाकी से मुस्कुराया। इस समय सू रान पहले से ही अर्जुन की बहुत प्रशंसा कर रही थी। वह शक्तिशाली मार्शल कलाकारों की प्रशंसक नहीं थी। उसका मानना था कि मार्शल कलाकार अविवेकी बर्बर होते हैं, लेकिन उसे जीवन भर कठपुतली युद्धों से प्यार रहा। वह अर्जुन की कठपुतली एथलेटिक उपलब्धियों की प्रशंसक थी। अर्जुन भी इन लोगों की भावनाओं को समझता था। कुछ लोग अपनी जन्मजात प्रतिभा के कारण मार्शल आर्ट में कदम नहीं रख पाते थे। जहाँ तक कठपुतलियों का सवाल है, वे उच्च स्तरीय लड़ाइयों के करीब पहुँचने का एकमात्र तरीका बन गए थे। मनुष्य के पास पंख नहीं थे, फिर भी वे उड़ने वाले जहाजों पर निर्भर होकर आकाश में उड़ सकते थे। बाहर कुछ और लड़ाइयों के बाद अर्जुन की दूसरी लड़ाई शाम के समय हुई। कल और अगले 2 दिनों के लिए टीम प्रतियोगिता सूची पहले ही जारी हो चुकी थी। 10 दिनों में 77 टीमें बाहर हो चुकी थीं और केवल 43 टीमें ही बची थीं। इन 43 दस्तों की कठपुतलियों की हार भी अलग अलग थी। कुल मिलाकर कुल 355 कठपुतलियां सफलतापूर्वक आगे बढ़ीं और टीम प्रतियोगिता में भाग ले सकीं। ये मुकाबला सू रान की टीम के लिए बेहद अहम था। अगर वे हार जाते तो फाइनल के प्रवेश द्वार पर ही रुक जाते। सू रान बहुत घबराया हुआ था। वह लगातार उसका पसीना पोंछ रहा था, उसे प्रोत्साहित कर रहा था और यहाँ तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से खाना भी खिला रहा था। अर्जुन ने कहा, क्या मैं युद्ध के मैदान में मौत की तलाश में नहीं गया था? इसके लिए ठीक है, अब मंच पर जाने की मेरी बारी है। शो देखो। अर्जुन कठपुतली को अखाड़े में ले आया। इस बार उसके प्रतिद्वंद्वी ने दर्शकों को दंग कर दिया। ब्लूसी स्क्वाड्रन, झोंग वुफेंग। सू रान की टीम की पहली हार इसी व्यक्ति ने दिलाई थी। झोंग वुफेंग को 1000 लड़ाइयों का अनुभव था और उसकी जीत की संभावना 70% तक थी। उनकी लड़ाकू कठपुतली को आदिम जानवर कहा जाता था और उसके 4 हाथ और 4 पैर थे। उस लड़ाई में झोंग वुफेंग ने सू रान की युआन क्यूई तलवारबाज कठपुतली को चीर दिया और उसकी टीम के सदस्यों को लगभग कुचलकर मार डाला। सू रान की टीम अखाड़ा प्रतियोगिता का आखिरी मैच वास्तव में दुश्मनों के लिए एक संकीर्ण रास्ता था और उन्होंने फिर से इस व्यक्ति का सामना किया। दर्शक अचानक घबरा गए और मैच की प्रगति को ध्यान से देखते हुए उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। टिप्पणीकार की आंखें झपक गईं और उन्होंने कहा, मुझे डर है कि मुझे अपना ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि स्वर्ग सू रान की टीम को आशीर्वाद देगा और उन्हें इस आपदा से उबरने और टीम प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की अनुमति देगा, हालांकि यह संभव नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टिप्पणीकार अर्जुन के दिल पर अधिक दबाव जमा होने से रोकने के लिए बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। झोंग वुफेंग ने कठपुतली को अर्जुन के सामने चलने के लिए नियंत्रित किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पहले दिन मैंने आपकी टीम के सदस्यों को लगभग कुचलकर मार डाला था। मुझे सचमुच बहुत खेद है। आज मैं निश्चित रूप से अतिरिक्त सावधानी बरतूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीने का वादा करता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको न मारूं और न ही आपको जल्दी हारने दूं। पागलों की तरह बोलो। झोंग वुफेंग की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने कहा, अगर तुम्हें इसकी कद्र नहीं है तो बस मौत का इंतजार करो। इतना कहते ही झोंग वुफेंग अचानक उछल पड़ा। उसकी चारों भुजाएं सचमुच 4-10 मीटर भारी तलवारों में बदल गईं और बारी बारी से अर्जुन पर टूट पड़ीं। चारों कृपाणें एक बड़ी डिस्क के आकार में घूम रही थीं। उनकी गति बहुत तेज थी। यह एक दृश्य भ्रम था। चारों भुजाओं की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन डिस्क में बदल जाने और ज्यादा भुजाएं होने का फायदा एक चौंकाने वाला एहसास पैदा कर रहा था। उन्हें कूदना बहुत पसंद है। अर्जुन ने सिर हिलाया। युद्ध में किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए यूं ही कूदना वर्जित था। अगर वह कूद नहीं पाता तो पूरी कोशिश करता कि कूद न सके। कठपुतली युद्धों में प्रतियोगियों को कूदना बहुत पसंद था। इस तरह की कूद से वे अपने वजन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके अपनी आक्रामक शक्ति को अधिकतम कर सकते थे। अर्जुन बोलते बोलते कठपुतली को चकमा देने के लिए पहले ही काबू कर चुका था, तभी उसका दाहिना हाथ अचानक घूमते हुए ब्लेड वाले पहिए की ओर बढ़ा। इस दृश्य ने दर्शकों के सिर की हड्डियां सुन्न कर दी। वो 4 चाकुएं एक डिस्क में घूम रहे थे और वो तो बस गोश्त की चक्की थे। इससे पहले कि कोई और बच पाता, अर्जुन ने अपना हाथ अंदर डाल दिया। क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? यहाँ तक कि सूरान की पुतलियां भी डर से फैल गईं। लेकिन अगले ही पल सभी लोग हैरान रह गए। जिस कोण और समय पर अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया वह बिल्कुल अकल्पनीय था। उसका बायां हाथ सीधा ब्लेड के पहिए में गया और जोंग वुफेंग का एक हाथ पकड़ लिया। फिर उसके दाहिने हाथ ने भी ऐसा ही किया और दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया। कृपाण चक्र अचानक रुक गया और उसके पीछे की अन्य 2 भुजाएं अब अर्जुन के शरीर तक नहीं पहुंच सकीं। इसके बाद अर्जुन आगे बढ़ा और जोंग वुफेंग को एक कंधे से पीछे धकेल दिया। साथ ही उसने अपने दोनों हाथ जोंग वुफेंग के कंधे पर रखे और उछल पड़ा। कठपुतली और इंसान ने भी जोंग वुफेंग को हवा में उछाल दिया। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से जोंग वुफेंग की कठपुतली के कंधों के बीच की जगह को पकड़ा और चींची ध्वनि के साथ कंधे की सुरक्षा को फाड़ दिया। जोंग वुफेंग ने अपने 4 पैर फैलाए और अर्जुन की कमर को गले लगा लिया। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी। उसका हाथ जोंग वुफेंग की कठपुतली की गर्दन के चारों ओर घूम गया और उल्टे ब्लेड ने सीधे आदिम बिहेमोथ का सिर काट दिया। जहाँ तक जोंग वुफेंग का सवाल है, वह कठपुतली के दिमाग के अंदर था और उसने तुरंत ही उस पर से नियंत्रण खो दिया। गड़गड़ाहट, दोनों कठपुतलियां एक साथ जमीन पर उतरी। अर्जुन ने अपना पैर उठाया और आदिम जानवर कठपुतली का सिर आसमान में उछाल दिया। अंत में अर्जुन ने अपने हाथ से एक आब लगाने का इशारा किया और दूर की ओर देखते हुए कहा, इस किक को मैदान से बाहर जाना चाहिए था। पूरा दृश्य तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कमेंटेटर इतना उत्साहित था कि जिंगजी ने कहा, यह अविश्वसनीय है। इस तरह की लड़ाई बस आंखों को भाती है। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। क्या इस तरह की लड़ाई वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रतिस्पर्धा का कोई अनुभव नहीं है? सूरान दौड़कर अखाड़े में गया और कठपुतली के कंधे पर 3 बार और 5 बार चढ़ा। उसने खुशी से कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। जैसे ही अर्जुन ने अपना सिर कठपुतली से बाहर निकाला, सूरान ने उत्साह से अर्जुन के सिर को गले लगा लिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार चुंबन दिया। आप, अर्जुन ने कहा। सूरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत खुश है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी? क्या तुम इसे ज्यादा नहीं समझते? उसने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इस दृश्य ने ज़ू बुफान के गुस्से को भड़का दिया। अगर उसकी निगाहें जानलेवा होती तो शायद अर्जुन को उसने बहुत पहले ही खरोंच दिया होता। क्या तुम्हें जलन हो रही है? बगल में खड़ी युतियान ने अपनी बाहें उठाई और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम सूरान जैसी औरत को वश में नहीं कर सकते। सच्चाई को जल्दी पहचान लेना बेहतर है ताकि दूसरों के सामने बदनामी न हो। इसके बजाय इससे सूरान के दिल पर एक दयनीय छाप पड़ती है। चुप रहो। ज़ू बुफान ने युतियान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मुझे क्या करना है ये बताना तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छी लड़ाई। इसके विपरीत युतियान ने जमकर हंसते हुए कहा, ज़ू बुफान, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और साफ देखो। तुम्हारी प्यारी औरत दूसरे मर्दों के बहुत करीब है। आखिरकार कौन है जो अब भी तुम्हारे साथ है? अनजान मत बनो। अध्याय 1032। ज़ू बुफान ने आंखें घुमाई और अचानक अपना रुख बदल दिया। युतियान, एमेथिस्ट सिटी की सबसे बड़ी कठपुतली बहाली फैक्ट्री तुम्हारे परिवार की है ना? उसने कहा। युतियान भी कंजूस थी। ज़ू बुफान को देखकर उसे याद आया कि उसे खाना है या पीटना है। उसने जल्दी से कहा, हाँ। ज़ू बुफान ने कहा, करीब आओ। फिर उसने युतियान के कान में फुसफुसाया। युतियान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये अच्छा नहीं है? अगर उन्हें खोज लिया गया तो वे शायद मुसीबत में पड़ जाएंगे। ज़ू बुफान ने कहा, क्या तुम डर रही हो? अगर तुम में हिम्मत ही नहीं है तो तुम मेरी औरत कैसे बन सकती हो? युतियान ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। अगर तुम आग के समुद्र में भी जाना चाहो तो भी मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी। रात में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कठपुतली इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और अपनी युद्ध कठपुतली को देखा। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन लड़ाई के बाद कठपुतली की भुजाओं में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। मूल रूप से सूरान ने अपना मेकअप किया और कहा, पिछली बार मैंने इसकी मरम्मत नहीं की थी। मैंने इसका केवल 70% ही मरम्मत किया था। कठपुतली का कवच अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि चिंता मत करो, आज रात के प्रदर्शन के बाद मेरे पास कठपुतली की पूरी मरम्मत करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। जाओ। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। चलो। सूरान ने अर्जुन की तरफ प्यार से मुस्कुराकर अखाड़े की ओर कदम बढ़ाए। आज रात उसका दूसरा व्यावसायिक प्रदर्शन भी था। उसके दिल में अचानक एक भरोसे का एहसास हुआ। यह एहसास अभूतपूर्व था। ऐसा लग रहा था मानो 2 दिल एक दूसरे से सटे हुए हों, बर्फीली ठंडी दुनिया में एक दूसरे को गर्माहट दे रहे हों और प्रोत्साहित कर रहे हों।
दूसरी ओर अर्जुन ने सूरान के शरीर में अपने जैसे ही कुछ गुण देखे। वे सभी बहुत अकेले थे, लेकिन इस दुनिया के लिए प्यार से भरे हुए थे। कड़ी मेहनत करो, जियो। अपनी दिन भर की उपलब्धियों के कारण सूरान को विश्वास था कि आज रात का प्रदर्शन और भी अधिक सफल होगा, और इसने 100,000 लोगों के दुर्लभ समूह को भी आकर्षित किया। सूरान के शरीर पर अनगिनत रोशनियां इकट्ठी हो गईं, और अनगिनत लोग उसके साथ गाते हुए, फूल चढ़ाते हुए, तालियां बजाते हुए और सितारों के साथ चमकते हुए दिखाई दिए। अर्जुन प्रवेश द्वार पर खड़ा था और चुपचाप सूरान को देख रहा था। शायद मार्शल आर्ट की दुनिया में मैं एक विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आम लोगों की दुनिया में आप पूर्णता के शिखर पर नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। कितनी जिद्दी और प्यारी लड़की है। प्रदर्शन के बाद सूरान ने उत्साह से अर्जुन को कठपुतली मरम्मत की दुकान की ओर खींच लिया। कठपुतली को कर्मचारियों को सौंपने के बाद उसने अर्जुन को घसीटा और उसे अच्छा इनाम दिया। ये लोटस लीफ रोस्टेड चिकन। सूरान ने खुशी खुशी दोनों हाथों से रोस्टेड चिकन आगे बढ़ाया। तुम मुझे ये खिला रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया और 2 चिकन पंख लेकर सूरान को दे दिए। तुम्हारे पंख, तुम्हारे पंख। सूरान ने अर्जुन पर भौहें चढ़ाई, मुड़ो और गाली दो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सुन नहीं सकती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कल और भी ज्यादा कड़ी टीम प्रतियोगिता होगी। जल्दी आराम करो और पूरे जोश के साथ लड़ाई का स्वागत करो। जब वे दोनों क्रिस्टल पैलेस में वापस आए तो सूरान इतना उत्साहित था कि वह लंबे समय तक सो नहीं सका, और उसने अर्जुन को बोलने के लिए खींच लिया। उसके सो जाने का इंतजार करने के बाद अर्जुन ने मुस्कुराना बंद कर दिया और धीरे से बादलों को चीरती हुई छत पर उड़ गया। तुम बहुत समय से मेरे साथ हो, है ना? अब समय आ गया है कि तुम खुद को दिखाओ। अर्जुन ने रात के आसमान की ओर पीट करके हवा से कहा। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर कहा, क्या तुम मुझे जानते हो या तुम सूरान को जानते हो? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने भी अर्जुन की ओर देखा और कहा, ये पता लगाना वास्तव में आसान नहीं है कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। सूरान का अनुसरण करने के पीछे आपका क्या इरादा है? अर्जुन ने कहा, ऐसा कोई इरादा नहीं है। अधेड़ उम्र की महिला हंसी। ऐसा मत सोचो कि तुम इसे सबसे छिपा सकते हो। अपनी ताकत के साथ तुम अमेथिस्ट सिटी जैसी छोटी जगह पर कैसे आ सकते हो? सूरान जैसे साधारण व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने की बात तो दूर रही, जिस तरह से आपने एक प्रथम श्रेणी हॉल विशेषज्ञ को मार डाला, उसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। लगता है तुम काफी कुछ जानते हो। अर्जुन का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। जांच बंद करो। अधेड़ उम्र की महिला बोली, आप मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। बस मुझे बताओ कि तुम सूरान से असल में क्या चाहती हो। अगर मेरे पास एक हो तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकती हूँ, बशर्ते तुम उसकी भावनाओं को ठेस न पहुँचाओ। शुरू में तो मैं बस उलझन में था, लेकिन अब मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। अर्जुन ने अधेड़ उम्र की महिला की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बूढ़े तियानजी और जियांग किंगचो। मैं कैसे बता सकती हूँ? अधेड़ उम्र की महिला को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, हर कोई कहता है कि बूढ़े तियानजी का व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। मैंने बहुत देर तक सोचा, लेकिन मुझे इस वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया। हर गहन दाव विशेषज्ञ का स्वभाव अजीब होता है, लेकिन कोई भी इसे अजीब नहीं कहेगा। आज रात मुझे एहसास हुआ कि तथाकथित परिवर्तनशील व्यक्तित्व इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के भीतर कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने आह भरते हुए कहा, उस समय मैंने टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से दूसरी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश की थी। हालांकि सरणी विफल रही, लेकिन इसने दूसरी दुनिया से चेतना की 16 किस्में आकर्षित की। चेतना के ये 16 सूत्र मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और मेरे साथ सह अस्तित्व में रहे। उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला। आपको फाइल के माध्यम से नगर स्वामी से अगली बात पता चली। अभी तो मेरा जीवन बच गया है, लेकिन 16 चेतनाएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मेरी चेतना बदल जाएगी और यहाँ तक कि मेरा लिंग और शारीरिक विशेषताएं भी बदल जाएंगी। मुझे गहन बर्फ बम चाहिए। अर्जुन का स्वर्गीय रहस्यों की खोज जारी रखने का इरादा नहीं था बूढ़े आदमी, और सीधे उसने जो सोचा था उसे कह दिया। असंभव। सुंदर महिला ने मना कर दिया। मैं इसके बदले में लाल शैतान रक्त बिजली का उपयोग करूंगा, और मैं तुम्हें वह सब कुछ देने को तैयार हूँ जो मेरे पास है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। सुंदर महिला ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने इतनी बड़ी रकम देकर प्रोफाउंड आइस बम क्यों खरीदा? मैं इसके बारे में और अधिक सुनना चाहूंगी। अर्जुन ने कहा। खूबसूरत महिला ने आसमान की ओर देखा और अपनी यादों में खो गई। उसने धीरे से कहा, शाही सेना और सु होंगतियन का गुप्त कमरा जिसमें संप्रदाय घुस आया था, उनमें से एक है। वास्तव में सूरान
को वरिष्ठ भाई सू होंगतियन ने रहस्यमय दाव के एक अन्य गुप्त कमरे में गढ़ा था, लेकिन उस गुप्त कमरे में एक बड़ा राज छिपा है। मुझे उसे प्रोफाउंड आइस बम से बंद करना होगा ताकि बाहरी लोग उसे न पा सकें। ये रहस्य सू रान के जीवित रहने की एकमात्र गारंटी है। अर्जुन ने कहा, किसी गुप्त कक्ष को छुपाने के लिए दिव्य बिजली का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस गुप्त कक्ष के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के अतुलनीय रूप से बड़े उतार चढ़ाव वाली कोई चीज अवश्य छिपी होगी। हाँ, सुंदर स्त्री ने कुछ भी नहीं छिपाया, वह चीज सीनियर भाई शैतान सागर से वापस लाए थे। इसी चीज ने सू रान को बनाया और मुझे बचाया था। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ गहन बर्फ बम का व्यापार करूंगा? अर्जुन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। क्या? खूबसूरत महिला शरारत से हंसी। क्या आप जानते हैं कि क्या आप अपने साथ प्रोफाउंड आइस बम ला सकते हैं? क्या आप हार मानने को तैयार हैं? अर्जुन ने पलटकर कहा, चाहे मुझे ठंडी बिजली मिले या नहीं, मैं सू रान की रक्षा करना जारी रखूंगी। अब तक मेरा मूल इरादा बदल गया है। मैं उसका भाड़े का सिपाही हूँ। मैं उसकी रक्षा के लिए अपनी जान लगा दूंगा। सुंदर महिला की आंखों में चमक आ गई जब उसने कहा, चैंपियनशिप जीतो, 3 कठपुतलियों और सू रान को लाओ और मेरे पीछे सीनियर भाई के गुप्त कमरे में आओ। यदि आप सू रान को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं तो गहरा बर्फ बम आपको बिना शर्त दिया जाएगा। अगर हम असफल हुए तो हम तीनों को एक साथ गुप्त कक्ष में दफना दिया जाएगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अर्जुन ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में शायद ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जिन्हें करने की मैं हिम्मत नहीं करती। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस खूबसूरत औरत की आवाज अचानक एक सफेद धुंध में डूब गई। इसके तुरंत बाद वह खूबसूरत औरत 12-13 साल की बच्ची में बदल गई। छोटे लड़के ने अपनी भंडारण अंगूठी से कैंडीड लौकी की एक माला निकाली और उसे चाटते हुए अर्जुन से कहा, अपना वादा याद रखना, अपना वादा मत तोड़ना, अन्यथा मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। अर्जुन जी अचंभित रह गया। ये बदल गया है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। अध्याय 1033। अर्जुन ने कहा, चूंकि आप हमेशा एमेथिस्ट सिटी में रहे हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से सू रान की रक्षा के लिए क्यों नहीं आए? छोटे लड़के ने कहा, पहली बात तो ये कि मैं एक जुबानदाव साधक हूँ, कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं। दूसरी बात, मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, जब आप हेवंस क्राय पपेट पुरस्कार का 5वां स्तर जीत लेंगे तो आप मुझसे मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चे का शरीर पानी की तरह इमारत में डूब गया। अगली सुबह अर्जुन और सू रान अखाड़े में पहुंचे। आज पपेट रियल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल था। दर्शकों के शोरगुल के बीच कमेंटेटर ने नियम सुनाए। सेमीफाइनल एक टीम प्रतियोगिता है जिसे सुबह और दोपहर में 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रतियोगिता में 356 कठपुतलियों ने भाग लिया और प्रत्येक टीम प्रतियोगिता में 178 कठपुतलियों ने भाग लिया। अंत में प्रत्येक समूह की शीर्ष 50 कठपुतलियों का चयन कल होने वाले फाइनल के लिए किया गया। प्रत्येक समूह को प्रतियोगिता के लिए 3 घंटे का समय दिया गया। यदि 3 घंटे के बाद भी शेष कठपुतलियों की संख्या 50 से अधिक होती तो अधिक क्षति वाली कठपुतलियों का चयन करके उन्हें बाहर कर दिया जाता। यदि शेष कठपुतलियों की संख्या 50 से कम है तो सबसे कम क्षतिग्रस्त कठपुतलियों को एलिमिनेटरों में से चुना जाएगा और रिक्त स्थान को भरने के लिए पदोन्नत किया जाएगा। निष्पक्षता के लिए समूहीकरण पैटर्न ताकत और कमजोरी का संयोजन है, जिसमें पहले मजबूत और पहले कमजोर को एक समूह में रखा जाता है, दूसरे मजबूत और दूसरे कमजोर को एक समूह में रखा जाता है और इसी तरह आगे भी। इसका उद्देश्य सेमीफाइनल में सभी विशेषज्ञों की बैठक को रोकना था। हालांकि ये कमजोर लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं था। अर्जुन के सू रान दस्ते को दोपहर की टीम प्रतियोगिता के लिए नियुक्त किया गया था ताकि वे सुबह अन्य लोगों की लड़ाइयों का निरीक्षण कर सकें। अखाड़े में 16 दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में एक कर्मचारी सींग और एक ढोल बजाने वाला खड़ा था। विशाल मैदान में सभी अखाड़े जमीन में धंस गए थे तथा उनकी जगह एक छोटे आकार का युद्ध क्षेत्र आ गया था जिसका भूभाग जटिल था। इस युद्ध क्षेत्र में छोटे छोटे पहाड़, जंगल और नदियां थीं। वहां कोई रेगिस्तानी बर्फ के मैदान या अन्य वातावरण नहीं थे। यहाँ के पहाड़ और पेड़ सभी मिश्रित धातु से बने थे। इन्हें नष्ट करना आसान नहीं था और इन्हें अस्थायी अवरोधों और आश्रयों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। रेफरी के आदेश के बाद पहले हाफ की टीम के 178 सदस्य मैदान में उतरे। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हर एक दस्ते ने मैदान से बाहर निकलते ही तालियां बटोरी। ये दस्ते लौह और इस्पात महाद्वीप में प्रसिद्ध थे और उन्होंने वर्षों से कई समर्थकों के साथ उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए थे। इनमें प्रांतीय स्क्वाड्रन में बिग 3, ब्लूसी स्क्वाड्रन, आर्क स्क्वाड्रन और हंसा स्क्वाड्रन शामिल थे। जहां तक निजी दस्तों की बात है तो वहां भी 3 दिग्गज थे, जू कबीले दस्ता, किन कबीले दस्ता और हुआ कबीले दस्ता। जू कबीले का दस्ता, जिसमें जू बुफान भी शामिल था, आज सुबह युद्ध के मैदान में उतरा। जयघोष के बीच 16 दिशाओं के नरसिंगे बज उठे और युद्ध के नगाड़े बज उठे। 10 टिप्पणीकार एक ही समय में मंच पर गए, प्रत्येक युद्ध क्षेत्र के 10 अलग अलग दिशाओं में एक ऊंचे मंच पर, ताकि सभी दिशाओं में खेल की प्रगति का निरीक्षण
प्रदर्शन किया जा सके। राजसी युद्ध कठपुतलियों की पंक्तियां अखाड़े में प्रवेश करती थीं और अपना स्थान चुनती थीं। जैसे ही सींग और ढोल बंद हुए, युद्ध शुरू हो गया। दर्शकों ने जोर से जयकारा लगाया। अर्जुन और सूरान दर्शक दीर्घा में पहुंचे और मैच की प्रगति देखी। इस बार यह आसान नहीं है। सूरान ने उसके कंधों को सहलाया और कहा, जू कबीले के स्क्वाड्रन का सामना ब्लूसी प्रांत और फांगजोहू प्रांत के स्क्वाड्रनों से हुआ है। मुझे डर है कि यह एक भयंकर प्रदर्शन होगा। भले ही जू बुफान घृणित है, लेकिन उसकी टीम की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनकी टीम तो और भी दिलचस्प है। अर्जुन ने जू कबीले के दस्ते की ओर इशारा किया। मैदान पर विभिन्न दस्तों के सदस्य पहले से ही एकत्रित हो चुके थे तथा किसी भी समय आक्रमण करने या बचाव के लिए तैयार थे। जू कबीले के दस्ते में असल में 6 युद्ध कठपुतलियां बची थीं और उनकी सभाएं बहुत सोच समझकर बनाई गई थीं। वहां 6 कठपुतलियां, 3 ढालधारी हाथ और 3 हथौड़ाधारी हाथ थे। तीनों ढालधारी हाथों में एक एक भारी ढाल थी जो 10 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी थी, जबकि बाएं हाथ में एक लंबा कब्जा था। तीनों हथौड़ों में 7-7 मीटर लंबा भारी युद्ध हथौड़ा था। इस तरह की प्रतियोगिता में वॉरहैमर का एक खास मतलब होता है, क्योंकि यह न तो विकृत होने से डरता है और न ही ब्लेड टूटने से। अगर यह विकृत भी हो जाए तो भी इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर हथौड़ा चलाने के लिए किया जा सकता है। युद्ध की शुरुआत में जू कबीले के दस्ते के 6 युद्ध कठपुतलियों ने राजसी ढंग से प्रस्थान किया। उन्होंने पहाड़ों पर उतरने में अग्रणी भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, जिससे अन्य स्क्वाड्रनों को जंगल में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जू कबीले का दस्ता जंगल की ओर बढ़ गया। विशाल ढाल के सामने 3 ढालधारी हाथ खड़े थे, जबकि ढालधारियों के पीछे 3 हथौड़े छिपे हुए थे। तीनों ढालधारी हाथों ने अपने दाहिने हाथ से ढाल पकड़ी हुई थी और उनके बाएं हाथ के कब्जे लगातार बज रहे थे। कब्जों के ऊपर एक उल्कापिंड हथौड़ा था जो घुमावदार और कांटों से ढका हुआ था। अच्छा नहीं, यह जू कबीले के दस्ते का सदस्य है। यहाँ से चले जाओ। जंगल में 3 आदमियों की एक टीम घनी झाड़ियों के बीच से चुपचाप निकल रही थी। उन्होंने पत्तों को खोला और एक नजर में जू कबीले के दस्ते को देख लिया। 3 लोगों का दस्ता तुरंत पीछे मुड़ा और डर के मारे भाग गया। जू बुफान ने अपने कंधे पकड़े और दर्शक दीर्घा में ऊपर खड़ा हो गया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उनमें से एक भी नहीं बचा। हुश हुश। उल्कापिंड हथौड़ों के 3 कब्जे तुरंत फेंक दिए गए। दस्ते की 3 कठपुतलियों में से 2 समय पर बच नहीं पाईं और कब्जों से तुरंत उनके शरीर लिपट गए। फिर उन्हें ढाल वाले हाथ से पीछे खींच लिया गया। तीनों हथौड़े पहले से ही तैयार थे। सबने अपने अपने हथौड़े ऊपर उठा लिए। दुश्मन को खींचने के इंतजार में तीनों हथौड़े एक साथ गिर पड़े। बूम बूम बूम। जो 2 कठपुतलियां खींचकर अंदर लाई गई थीं, वे तुरंत ही वहीं पर चकनाचूर हो गईं। हे भगवान! दर्शक हैरान भी थे और उत्साहित भी। इस तरह का संयोजन तो बेहद क्रूर था। हालांकि 3 सदस्यीय टीम में अभी भी एक सदस्य ऐसा था जिसे काज से चोट नहीं लगी थी और वह पहले ही बेतहाशा दौड़ चुका था। तुम भागना चाहते हो? 3 ढालधारी हाथों ने भारी ढाल को जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और 3 रिंग युआन क्यूई शॉकवेव जमीन पर फट गई, जिससे भागने वाली युद्ध कठपुतली उड़ गई। उसी समय एक कब्जा सटीक रूप से उड़ गया, जिसने दुश्मन की लड़ाकू कठपुतली को हवा में ही लपेट लिया और फिर उसे अचानक वापस खींच लिया। दोनों हथौड़े अपने अपने युद्ध हथौड़े लेकर कूद पड़े और स्थानीय कठपुतलियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया। जब दोनों हथौड़े नीचे उतरते तो अकेला व्यक्ति वहीं उड़ जाता। हवा और धरती कांप रही थी। इसके बाद हैमर हैंड तुरंत शील्ड हैंड के पीछे छिप गया। जैसा कि जू कबीले से उम्मीद की जा रही थी, ये बहुत ही दुर्जय है। दर्शकों ने उत्साह से जयकार की। ये दृश्य देखकर सूरान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अर्जुन विचारशील था। कठपुतलियां मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ थीं, लेकिन वे शुद्ध युआन क्यूई छोड़ सकती थीं, जिसका उपयोग आमतौर पर हड़ताली आंदोलनों में सहायता के लिए किया जाता था। अचानक जंगल के बाईं और दाईं ओर से 12 लड़ाकू कठपुतलियां भागती हुई आईं। घात। जू कबीले के दस्ते का एक सदस्य हंसा तो वे 3 कठपुतलियां चारा थीं। जू कबीले संग, रुको। 12 युद्ध कठपुतलियों को स्पष्ट रूप से अनगिनत बार पहले से अभ्यास कराया गया था। वे व्यवस्थित ढंग से हमला कर रहे थे, साथ साथ आगे बढ़ रहे थे और पीछे हट रहे थे, अपनी आक्रमण शक्ति को अधिकतम करने का प्रयास कर रहे थे। 12 कठपुतलियां ऊंची छलांग लगाकर एक ही समय में जू कबीले के दस्ते की ओर गिरीं। तुच्छ कौशल। जू कबीले का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ठंडी मुस्कान के साथ चिल्लाया, त्रिकोणीय रक्षा संरचना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 3 हथौड़ा हाथ 3 ढाल हाथों की ओर दौड़ पड़े, 2 लोगों के लिए एक ढाल बनाते हुए। उनमें से 6 एक साथ नीचे झुक गए और 3 तरफ से 10 मीटर ऊंची ढाल को घेरकर एक त्रिकोणीय रक्षात्मक घेरा बना दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। 12 छुपे हमलावरों ने 3 भारी ढालों पर हमले किए, लेकिन वे उन्हें हिला भी नहीं सके।
त्रिकोणीय आक्रमण। अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। तीनों हैमर हैंड्स एक साथ जमीन पर लेट गए, अपनी टांगें शील्ड हैंड्स की पीठ पर दबा दी। इसके तुरंत बाद अचानक आग भड़क उठी। 3 ढाल हाथ युद्ध रथ की तरह थे और शीर्ष ढाल 3 दिशाओं में फट गई, जिससे 12 दुश्मन की आक्रामक संरचनाएं पूरी तरह से तितर बितर हो गईं। अध्याय 1034। हालांकि जू कबीले का दस्ता व्यवस्थित था। उन्होंने गिरते हुए कुत्तों को जल्दी जल्दी और दर्द से नहीं मारा, बल्कि वे 6 लोग अपनी सबसे तेज गति से फिर से इकट्ठा हो गए। भारी ढाल को सामने रखते हुए कब्जे उखाड़ दिए गए, जिससे पहले 3 दुश्मन कठपुतलियां पीछे की ओर घसीट गईं। उसके बाद एक भारी हथौड़ा नीचे गिर पड़ा। गड़गड़ाहट। दुश्मन की तीनों कठपुतलियां वहीं पर फटकर बिखर गईं। दस्ते के सदस्यों को भागने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए वे कठपुतलियों के साथ मांस के लड्डू में बदल गए। दस्ते के अन्य 9 सदस्य इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे तुरंत पीछे मुड़कर भाग गए। 3 और कब्जे उड़ गए, जिससे तीनों पीछे की ओर घसीट गए और कुचलकर मर गए। इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी हमला हुआ। घात लगाए बैठे 12 लड़ाकू कठपुतलियों में से कोई भी बच नहीं पाया। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत भयानक। यह जू कबीले का दस्ता सचमुच अकल्पनीय है, दर्शकों ने कहा। दूसरी दिशा में ब्लूसी स्क्वाड्रन भी दुश्मन का नरसंहार कर रहा था। ब्लूसी स्क्वाड्रन में 5 सदस्य थे। ये पांचों कठपुतलियां 4 भुजाओं और 4 पैरों वाली थीं। उनके हर हाथ में 10 मीटर लंबी एक भारी कृपाण थी। पांचों कठपुतलियां एक गोलाकार संरचना में व्यवस्थित थीं, जो बाहर की ओर मुंह करके खड़ी थीं और धीरे धीरे दक्षिणावर्त दिशा में तैर रही थीं। उनके पास कुल 20 भुजाएं और 20 भारी ब्लेड थे, जिन्हें घुमाकर कृपाण की रोशनी और तलवार की परछाई का एक बड़ा घेरा बनाया जाता था। जैसे ही उनका किसी दुश्मन से सामना होता, वे अपने बेतरतीब ब्लेडों से उसे तुरंत मौत के घाट उतार देते। ये सचमुच एक युद्ध की चक्की थी। तीनों शत्रु दल सावधानी पूर्वक पीछे से आगे बढ़े, लेकिन ब्लूसी स्क्वाड्रन एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित था और वहां कोई भी अंत स्थान नहीं था। मारना। ब्लूसी स्क्वाड्रन के सदस्य जोर से चिल्लाए और तुरंत तीनों कठपुतलियों की ओर दौड़े। 5 लोग 28 प्रकाश के घेरे में आ गए। इससे पहले कि दुश्मन की 3 कठपुतलियों को हमला करने की याद भी आती, उड़ती हुई कृपाण ने उन्हें अनगिनत टुकड़ों में काट डाला। दूसरी ओर आग स्क्वाड्रन तो और भी ज्यादा आक्रामक था। उनकी 5 कठपुतलियां बहुत मजबूत थीं और पृथ्वी प्रकार की संरचनाओं का अनुपात बहुत ज्यादा था। दरअसल इन 5 कठपुतलियों के हाथ में भारी ढालें थीं। ये 5 एक नुकीली शंकु के आकार की संरचना बनाती थीं। जैसे ही किसी दुश्मन का सामना होता, वे अपनी भारी ढालें उठाकर दुश्मन पर टूट पड़तीं। 6 दुश्मन कठपुतलियां इतनी डर गई थीं कि भागने की स्थिति में थीं, लेकिन वे आग गिल्ड से भागने में असमर्थ थीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में दुश्मन की 6 कठपुतलियां नदी के किनारे जाने को मजबूर हो गईं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वे बस हिम्मत जुटाकर अपने भारी ब्लेडों के साथ आगे बढ़े। जहां तक आग स्क्वाड्रन की भारी ढाल संरचना का प्रश्न है, तो वे दुश्मन से सीधे टकराते समय बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। 5 युद्धक ढालों के 6 भारी ब्लेडों से टकराने का नतीजा क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। 6 कठपुतलियां सीधे उड़ गईं। 5 भारी ढाल वाली कठपुतलियां आगे बढ़ीं और 6 कठपुतलियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जू कबीले दस्ते, आग दस्ते और ब्लूसी दस्ते सभी स्वनिर्मित अत्याचारी थे। यह मैच पहले ही प्रतियोगिता के दायरे से बाहर हो चुका था और पूरी तरह से कमजोर और 3 दिग्गजों के लिए नरसंहार के क्षेत्र में बदल गया था। इस क्रूर लड़ाई में कमेंटेटर ने हॉर्न बजाने का आदेश दिया, जिससे टीम प्रतियोगिता का पहला भाग समाप्त हो गया। शेष कठपुतलियों की संख्या ठीक 50 थी। यह मैच देखने के बाद सूरान का मूड ज्यादा देर तक शांत नहीं हो सका। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी नहीं बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। कोई बात नहीं, सैनिक रास्ता रोकेंगे, पानी धरती को ढक लेगा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अर्जुन ने सूरैन का कंधा थपथपाया और उसे दिलासा दिया। अंततः दोपहर हो गई और टीम प्रतियोगिता का दूसरा भाग शुरू होने वाला था। सूरान ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब मैच का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करने का आदेश देता हूँ। यदि आपको लगे कि आप दुश्मन को नहीं हरा सकते, तो तुरंत अखाड़े से बाहर भाग जाइए। आपको अंदर नहीं मरना चाहिए। जीत या हार छोटी बात है, जीवन या मृत्यु बड़ी बात है। अर्जुन मुस्कुराया, क्या तुम मेरे मार्शल कलाकार क्षेत्र को भूल गए हो? ये कठपुतलियां मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। ओह ठीक है। सूरान ने शर्मिंदगी से अपनी जीभ बाहर निकाली। ठीक है, शो देखो। अर्जुन अपनी लड़ाकू कठपुतली पर कूद गया और अखाड़े में चला गया। 178 कठपुतलियों में से 177 अर्जुन के संभावित लक्ष्य थे। इस टीम प्रतियोगिता में 3 दिग्गज भी शामिल थे। वे थे हंसा प्रांतीय गिल्ड, किनवंश गिल्ड और हुआ वंश गिल्ड। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, अर्जुन तुरंत अखाड़े के बाहरी हिस्से की ओर भाग गया। उसका मुख्य रंगमंच में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये देखकर ज़ुबुफान दिल खोलकर हंसा और बोला, खरगोश की तरह डरपोक। किनारे पर खड़े 2000 लड़ाइयों का अनुभव रखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है।
वह अपनी कठपुतलियों की अखंडता की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आज अंतिम लड़ाई नहीं है। ज़ुबुफान ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, आज वह निस्संदेह मर जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ुबुफान ने अपना स्वर बदला और कहा, मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने ज़ुबुफान को सोच विचार कर देखा। उसने मन ही मन ज़ुबुफान की बातों के बारे में सोचा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। प्रतियोगिता की शुरुआत में सभी प्रतियोगी पागल हो गए। वह घोड़ों के एक डरे हुए झुंड की तरह था, जो अपने सामने सभी लक्ष्यों पर पागलों की तरह हमला कर रहा था। क्या हो रहा है? ज़ुबुफान भी चौंक गई। पहले भाग की क्रूरता देखने के बाद क्या अब उन्हें डरे हुए पक्षियों की तरह चकमा छिपाकर नहीं भागना चाहिए? वे और भी ज्यादा उत्तेजित क्यों हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने ज़ुबुफान के ज्ञान के आगे सिर हिलाया और खुद को असहाय महसूस किया। उसने समझाया, युवक, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले भाग की क्रूरता देखी थी। क्या आपको लगता है कि यह अखाड़ा इतना बड़ा है? आप और कहां भाग सकते हैं? जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता, ये कमजोर लोग तीनों दिग्गजों के निशाने पर रहेंगे। वे पहले कमजोर लोगों को ही मार सकते हैं। केवल इसी तरह मैच जल्दी खत्म हो सकता है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। ज़ुबुफान को अचानक एहसास हुआ, मुख्य युद्ध क्षेत्र की स्थिति अभूतपूर्व रूप से दुखद थी। यहाँ तक कि टीम प्रतियोगिता के पहले भाग से भी अधिक तीव्र थी। दर्शक खुशी से चिल्ला उठे, जबकि दो मुख्य टिप्पणीकार किसी भी क्षण स्थिति पर टिप्पणी करते रहे। मैं तीनों दिग्गजों को तो नहीं हरा सकता, लेकिन कोई मुझसे कमजोर तो होगा ही, है ना? तो मैं पहले कमजोर को मारूंगा। कठपुतलियों की संख्या 50 रह जाने पर प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। इन लोगों को पता था कि वे चैंपियनशिप तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे तो बस फाइनल में पहुंचना चाहते थे। जब तक वह फाइनल में पहुंचता, उसका रिकॉर्ड शानदार ढंग से बढ़ता जाता। फाइनल निश्चित रूप से सेमीफाइनल से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित लगता। अर्जुन घने जंगल में छिपा हुआ था। यहाँ पेड़ 50 मीटर ऊंचे थे और ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते थे। वे दर्शकों का नजारा भी नहीं रोक सकते थे, न ही बहुत नीचे, वरना ये सब निरर्थक होता। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और एक पेड़ के तने के सहारे झुक गया तथा आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क हो गया। वह अपनी कठपुतली को बेमिसाल प्यार करता था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। वह अपनी चरम अवस्था का उपयोग कल होने वाली अंतिम लड़ाई का स्वागत करने के लिए करना चाहता था। सूरान भी बेहद घबरा गई थी। उसने अपने कपड़ों का कोना पकड़ा और उसके माथे से पसीना निकल आया। उसे लगा कि मैदान पर मौजूद व्यक्ति अर्जुन नहीं, बल्कि वह खुद थी। सूरान ने उत्सुकता से प्रार्थना की, जल्दी करो और इसे खत्म करो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। दर्शकों का ध्यान स्वाभाविक रूप से मुख्य युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित था। तीन दिग्गजों के यातना और संहार के प्रदर्शन ने उनके मुंह सूखवा दिए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। दूसरी ओर अर्जुन हमेशा बहुत शांत रहा था, लेकिन बहुत जल्दी ही स्थिति बदल गई। कमजोर मुर्गियां एक दूसरे को बेरुखी से चोंच मार रही थीं, क्योंकि तीनों दानव कमजोरों के बीच हो रहे नरसंहार को इत्मीनान से नहीं देख रहे थे। वे भी इसमें शामिल थे। इससे कमजोर लोगों को बाहर की ओर फैलने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा लड़ते हुए पीछे हटना पड़ा। जल्द ही कोई उस क्षेत्र में पहुंचा जहां अर्जुन था। वहां अभी भी एक कठपुतली है। कमेंटेटर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे पता चला कि अखाड़े के कोने में अभी भी एक व्यक्ति छिपा हुआ है। ये सूरान की टीम से है। टिप्पणीकार की आवाज ने अर्जुन के ठिकाने को पूरी तरह उजागर कर दिया। अध्याय 1035। जब अर्जुन के सबसे करीब मौजूद दो लड़ाकू कठपुतलियों ने ये सुना तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वे मुड़े और अर्जुन की दिशा में दौड़ पड़े। सूरान इतना क्रोधित था कि उसने चाहा कि वह कमेंटेटर को नीचे खींचकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने सामने विशाल कृपाण रख दिया, जो किसी भी समय युद्ध का स्वागत करने के लिए तैयार था। प्रतियोगिता के इस चरण में प्रतिभागियों की संख्या 178 से घटकर 77 रह गई थी। जो कमजोर थे, उनके लिए हर कमजोर इंसान एक बेहद कीमती संसाधन था। सबसे पहले एक ही मारा जाएगा। कम से कम समय में प्रतियोगियों की संख्या 50 तक कम करने की कोशिश करो। अर्जुन किसी भी समय तैयार था। 2 मिनट से भी कम समय में पास की दो कठपुतलियों को छुआ जा चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अर्जुन पर हमला करने के लिए अलग हो गए। इन दोनों कठपुतलियों के हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी। वे ज्यादा लचीली नहीं थी, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति और प्रतिरोध क्षमता बेहद मजबूत थी। वे दोनों एक के बाद एक ऊपर कूद पड़े और अपने गिरते शरीर के भार का उपयोग करके अपनी काटने की शक्ति बढ़ा ली। मूल रूप से युद्ध कुल्हाड़ी बहुत भारी थी और कूदने और गिरने की शक्ति के साथ वे दोनों स्पष्ट रूप से अर्जुन की जान चाहते थे। अर्जुन के पीछे एक पेड़ था। अगर वह तुरंत पीछे हटना चाहता तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह पेड़ के पास से निकल जाता तो उसका कुछ समय बर्बाद होता। वह निश्चित रूप से उससे बच नहीं पाता। बेवकूफ, ज़ुबुफान ने व्यंग्य किया। उसने सोचा था कि वह विशाल पेड़ पर भरोसा करके अपने पीछे दुश्मनों के हमलों से बचाव कर सकता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने
अर्जुन को सोच विचार कर देखा। उसे लगा कि इस युवक का शांत रहना सामान्य बात नहीं है। परिणाम स्वरूप युद्ध के मैदान पर अर्जुन की गतिविधियां बहुत अप्रत्याशित थीं। वह अचानक 2 कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे की ओर पलटा, पेड़ के तने पर पैर रखा और तेजी से ऊपर की ओर भागा। आसमान से 2 कुल्हाड़ियां भी गिरी और अर्जुन बाल बाल बच गया। उन दोनों कुल्हाड़ियों के ब्लेड अर्जुन के कठपुतली पेट से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर थे। वे बेहद खतरनाक थीं। अर्जुन और वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। उसने एक कठपुतली का कंधा पकड़ा और उसे झूले की तरह बाईं ओर घुमाया। फिर उसने एक बड़ी कृपाण से कठपुतली की पीठ पर वार किया। वह एक और गिरती हुई कठपुतली की ओर झपटा। उसने कठपुतली की पीठ पर पैर रखा, उसे पेड़ के तने पर लात मारी और वापस उछाल दिया। फिर उसने एक तिरछे वार से कठपुतली का सिर काट दिया। उड़ान भरने और उतरने के दौरान ही अर्जुन ने दोनों कठपुतलियों को अपने साथ ले लिया। जहाँ तक दोनों प्रतियोगियों का सवाल है, उन्हें अर्जुन ने जानबूझकर टाला था और उन्हें मारा नहीं गया था। इस दृश्य ने दर्शकों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वाह, एक टिप्पणीकार ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। अर्जुन फिर से पीछे की ओर पलटा और खूबसूरती से उतरा, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरा, अर्जुन ने अचानक अपने शरीर को झुकता हुआ महसूस किया और उसका विशाल शरीर वास्तव में एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। क्या? अर्जुन दंग रह गया। सूरान और कमेंटेटर भी दंग रह गए। अर्जुन ने पेड़ का तना पकड़ा और खड़ा हो गया। नीचे देखते ही उसे तुरंत अविश्वास हुआ। उसके पैर गिर गए। ये अर्जुन अचानक स्थिति से स्तब्ध था। स्पष्टतः शत्रु ने उसे नहीं काटा था, लेकिन उसी समय उसके पैर क्यों तोड़े गए? इस समय वह सीधे 2 टूटे हुए पैरों के सहारे जमीन पर खड़ा था और उसका शरीर एक पूरा हिस्सा छोटा हो गया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक टूटे हुए पैर को पकड़ा और उसे देखा। उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। खोखली शाफ्ट, कठपुतली के घुटनों की घूर्णन धुरी वास्तव में खोखली थी। इस तरह की चीज कठपुतलियों को तीव्र युद्ध में सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसे आसानी से कुचल दिया जा सकता था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे तुरंत ज़ुबान की तरफ देखा। उसे पता चल गया था कि उसके साथ छल किया गया है। वह पहले से ही बहुत सतर्क था। सुबह कठपुतली मिलने के बाद उसने सभी संरचनाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। हालांकि वह घूर्णन अक्ष से चूक गया था। कथावाचक, मैं मैच को स्थगित करने का अनुरोध करता हूँ, सूरान गुस्से से चिल्लाया। कमेंटेटर ने तुरंत मैच रोक दिया और सभी प्रतियोगियों को अपनी जगह पर रहने को कहा। दोनों कर्मचारी जल्दी से युद्ध क्षेत्र में घुस गए और अर्जुन की कठपुतलियों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने तुरही बजाकर चिल्लाया, सूरान स्क्वाड्रन की कठपुतलियों के घुटने खोखले हैं। वे इसलिए टूट गए हैं क्योंकि वे उच्च तीव्रता वाले दबाव को सहन नहीं कर सकते। सूरान गुस्से में था और ज़ुबान की दिशा में चिल्लाया, ज़ुबान, तुम घृणित कमीने हो। दर्शकों ने एक साथ ज़ुबान की ओर देखा। सभी हैरान थे। भाग लेने वाली कठपुतलियों के साथ करतब दिखाना बहुत बड़ी बात थी। अगर पता चल गया तो उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आपके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि मैंने ये किया है? ज़ुबान ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ मूर्ख मत बनो, सूरान चिल्लाया। ज़ुबान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो उसे उगलिए मत, अन्यथा मैं आप पर दस्ते के उच्च अधिकारियों पर दुर्भावनापूर्ण रूप से बदनामी करने और आपके सूरान दस्ते को अयोग्य घोषित करने का मुकदमा कर दूंगा। ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद स्टाफ सदस्य ने कहा, जिस स्थान पर कल सूरान के दस्ते की कठपुतलियों की मरम्मत की गई थी वह जू कबीले की संपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही ये यू कबीले से संबंधित नहीं है। उन्होंने इस दूसरे वाक्य पर जोर दिया। जाहिर है उन्हें यूतियान पर भी शक था, लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं था। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया। हालांकि कठपुतली की मरम्मत करने वाला व्यक्ति यू कबीले का नहीं था, फिर भी यू कबीले के पास कठपुतली मरम्मत उद्योग में एक बहुत ही पेशेवर साधक था। उन्होंने जरूर मरम्मत की दुकान में घुसकर अपने घुटनों पर घूर्णन अक्ष बदलने के लिए लोगों को भेजा होगा। इस तरह वह आगे जांच नहीं कर पाएगा। सूरान चिल्लाया, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रतियोगिता तुरंत रोक दी जाए। टिप्पणीकार ने एक क्षण विचार किया और कहा, ऐसी कोई मिसाल नहीं है, आवेदन अस्वीकार किया जाता है। सूरान की टीम प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रख सकती है। हालांकि आप एक अपवाद भी बना सकते हैं और एक बार प्रतियोगिता छोड़ने का अधिकार रखते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सूरान की टीम एक साथ प्रतिस्पर्धा करेगी? मैच जारी रखो, अर्जुन ने सूरान से पहले कहा। सभी दर्शक आश्चर्य से अर्जुन को देखने लगे। इस बच्चे की कठपुतली के तो पैर भी नहीं हैं, चलना भी मुश्किल है। क्या वह अब भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? तुम सचमुच आकाश और पृथ्वी को नहीं जानते। मिस सूरान बहुत दयनीय हैं। सूरान ने चिंतित होकर कहा, जियांग बेई, तुम्हारे पास तो केवल 2 हाथ हैं, तुम कैसे लड़ सकती हो?
जल्दी से मुकाबला छोड़ दो। अर्जुन ने सू रान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस मैच के लिए कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और आपने कितना प्रयास किया है। कोई नहीं जानता कि आपने कितना कष्ट सहा है और कितनी बार आपने अपना सिर झुकाया है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपने अपना सब कुछ त्यागने में संकोच नहीं किया है ना। सू रान गिल्ड के सदस्य के रूप में मुझे सू रान गिल्ड शब्द के योग्य होना होगा। इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। दृश्य में मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन हर किसी ने अर्जुन को सम्मान भरी नजरों से देखा। आप एक सच्चे योद्धा हैं। कमेंटेटर ने अर्जुन की ओर सिर हिलाया और चिल्लाया, मैच जारी रहेगा। सू रान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी उंगलियों से आंसू गिर रहे थे। वह रो नहीं पाए, बल्कि इसलिए कि उसके अकेले दिल को आखिरकार एक सहारा मिल गया। लंबे समय से वह खुद ही सब कुछ तैयार करने में लगी हुई थी। कुछ विशेषज्ञ थे जो उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते थे और कुछ लोग थे जो उसकी टीम से अलग थलग पड़ जाते थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति उसके समर्पण को संजोना जानता है और इसके लिए लड़ने को तैयार है। अचानक सू रान को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। भले ही वह अंत में मैच हार गई, कम से कम उसने कड़ी मेहनत तो की थी। कम से कम ऐसे लोग तो थे जो उसका साथ देने और उसके सपनों की ओर आगे बढ़ने को तैयार थे। पीछे हटने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वर्तमान स्थिति और भी बदतर हो गई है। अच्छा हुआ कि सू रान रुकी नहीं। इस रुकते ही मंच पर मौजूद सभी प्रतिभागी कठपुतलियों को पता चल गया कि अर्जुन ने अपने पैर खो दिए हैं। वहाँ एक कठपुतली खड़ी थी जिसके दोनों पैर कट गए थे। ये तो बस एक मछली थी जो फंस गई थी। उसे व्यर्थ ही उठाया गया था। एक क्षण के लिए 10 कठपुतलियां अर्जुन की ओर दौड़ रही थीं। अध्याय 1036 कठपुतली के साथ अर्जुन की विशेष मुठभेड़ के कारण वह सभी के ध्यान का एकमात्र लक्ष्य बन गया। हर कोई अर्जुन की ओर देख रहा था, ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके विपरीत तीनों दिग्गजों के स्क्वाड्रनों की उपेक्षा की गई। अर्जुन ने इधर उधर घूमने की कोशिश की और पाया कि स्थिति बहुत खराब थी। घुटनों के साथ साथ उसके पैर भी टूट गए थे, जिससे उसके लिए तेजी से चलना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसके दोनों आधे पैर हिलने डुलने की संभावना ही खत्म हो गई थी। लेकिन ये सबसे घातक बात नहीं थी। सबसे घातक बात तो ये थी कि संतुलन बिगड़ गया था। घुटने का लचीला मोड़ व्यक्ति के संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक व्यक्ति जमीन पर आसानी से खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने पैरों को मोड़कर घुटनों के बल जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसके लिए स्थिर खड़े रहना बहुत मुश्किल होगा। अगर उसका ऊपरी शरीर थोड़ा भी झुका तो वह आसानी से नीचे गिर जाएगा। टीम प्रतियोगिता पहले ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन अर्जुन के मुकाबले के कारण ये और भी अधिक आत्मा को झकझोर देने वाले चरण पर पहुंच गई थी। अर्जुन का तीखा चेहरा विशेषज्ञों के साथ लड़ाई के वर्षों के अनुभव के साथ मिलकर उसे इस समय और भी दृढ़ बना रहा था। उस नजर ने दर्शकों को अचानक एक एहसास दिलाया, यह आदमी आसानी से नहीं गिरेगा। जू बुफान के बगल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। अर्जुन की ओर बढ़ रही 10 कठपुतलियों में से 3 पहले ही पास में पहुंच चुकी थीं। उन तीनों ने दूर से अर्जुन को देखा और यह वास्तव में सच था। हाँ, हालांकि मैं मिस सू रान की बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं इस मोड़ पर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। भाइयों, इस बदमाश को काट डालो। वे तीनों तुरंत अर्जुन की ओर दौड़े। उस क्षण दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। जब वे तीनों दौड़े तो अर्जुन ने अचानक विशाल कृपाण को अपने मुंह में काट लिया और फिर तीनों भारी कृपाणों को चकमा देते हुए मौके पर ही लुढ़क गया। 3 बार जमीन पर हुए, जिससे स्टील की जमीन पर 3 चौंकाने वाले कृपाण के घाव दिखाई दिए। अर्जुन ने तलवार घुमाने के बाद अपने मुंह में एक बड़ी कृपाण पकड़ी और उसकी मूठ को जमीन पर गिरने से बचाया। इतनी सख्त शर्तों के बीच उसने अपने बाएं हाथ से एक कठपुतली का घुटना पकड़ा और हवा में उछल पड़ा। अर्जुन ने अपना शरीर क्षैतिज रूप से घुमाया और ऊपर की ओर उड़ गया। उसकी बाईं कोहनी एक कठपुतली के कंधे पर दब गई। उसके दाहिने हाथ ने अपने मुंह से एक विशाल कृपाण निकाला और कठपुतली की गर्दन काट दी। जिस समय कठपुतली का सिर जमीन पर गिरा, उसी समय अर्जुन ने विशाल कृपाण को काट लिया। उसके हाथ कठपुतली की गर्दन पर थे और एक हाथ दूसरी कठपुतली की ओर उड़ गया। दूसरे कठपुतली ने चाकू से आगे की ओर वार किया। अर्जुन ने बगल की ओर झुककर अपने बाएं हाथ से दुश्मन के चाकू के पिछले हिस्से पर जोरदार थपकी दी। उसने दुश्मन पर वार करने के लिए बल उधार लिया। उसने अपना दाहिना हाथ दुश्मन की गर्दन के चारों ओर लपेटा और बाएं हाथ से चाकू पकड़ा, जो दूसरे कठपुतली के पेट में घुस गया। फिर वह नदी में लुढ़क गया और विशाल कृपाण को आकाश में फेंक दिया। तीसरी कठपुतली की विशाल कृपाण जमीन पर गिरी और अर्जुन ने उसे लुढ़का दिया। अर्जुन ने कठपुतली के पैर पकड़कर जोर से नीचे दबाया। उसका शरीर फिर से हवा में उछल गया और उसके दाहिने हाथ ने आसमान से गिरती विशाल कृपाण को पकड़ लिया और उस पर वार कर दिया। तीसरी कठपुतली को मौके पर ही 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। जैसे ही दर्शक डरकर चिल्लाने लगे, 7 अन्य कठपुतलियां भी दौड़कर वहां आ गईं। कठपुतलियों में से एक ने अर्जुन पर एक हुक लॉक फेंका। हुक लॉक के ऊपर एक दरांती लगी हुई थी,
जब तक वह अर्जुन के चारों ओर लिपटी रहती, हुकलॉक के प्रहार बल पर दरांती उसके शरीर में घुस सकती थी। अर्जुन आगे की ओर लुढ़का और दरांती का निशाना चूक गया। जैसे ही कठपुतली ने अपना हाथ पीछे खींचा, दरांती ने जोर से जमीन में घोंपा और उसे जोर से पीछे खींच लिया। जिस रास्ते से वह गुजरी वह अर्जुन के पास से गुजरता था और उसे 2 टुकड़ों में काट देना चाहती थी। अर्जुन ने मुड़कर विशाल कृपाण को दरांती पर फेंका और दरांती को रोक दिया। हुकलॉक के हटने के बाद वह खुद दुश्मन की ओर खींच गया। रास्ते में 6 कठपुतलियां पहले से ही इंतजार कर रही थीं। 6 विशाल कृपाण हल्की परछाइयों में लहरा रहे थे और हवा में अर्जुन की ओर बेतहाशा वार कर रहे थे। अर्जुन ने कृपाण को अपनी पीठ पर थामा और जोर से उस विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया। उसका घसीटा हुआ शरीर अचानक रुक गया। उसने अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ थपथपाए और हवा में उछल पड़ा। बाएं हाथ से उसने हुक का ताला खोला और हुक से जमीन में धसी हुई विशाल कृपाण को बाहर निकाला। वह हवा में अपनी दिशा नहीं बदल सकता, उसे काट दो। अच्छा मौका देखकर उन 6 ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन की विशाल कृपाण अभी भी दरांती से जुड़ी हुई थी। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और विशाल कृपाण के साथ दरांती भी फेंक दी। जब दरांती हुकलॉक की लंबाई की सीमा तक उड़ गई तो भले ही वह घूम गई, लेकिन वास्तव में वह घूम गई और उन 6 को एक साथ बांध दिया। ब्लेड छाया बेतहाशा चमक उठी। एक कठपुतली का सिर काट दिया गया। दोनों कठपुतलियों के सिर काट दिए गए। इसके बाद तीसरा और चौथा था। 5वां हुकलॉक पकड़े कठपुतली एक पल के लिए भी निष्क्रिय नहीं रही। उसने पहले ही हुकलॉक छोड़ दिया था और अर्जुन को काटने के लिए आगे बढ़ी। अर्जुन अचानक पलटा और उसने विशाल कृपाण को अपने मुंह में पकड़ लिया। उसने दोनों हाथों में 2 कठपुतलियों के सिर पकड़े और उन्हें जोर से बाहर फेंक दिया। 2 गड़गड़ाहट के साथ हुक एंड लॉक कठपुतली जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन स्वतंत्र रूप से उतरा और उसी समय एक अन्य कठपुतली का सिर काट लिया। जब तक हुक लॉक कठपुतली उठी, अर्जुन ने पहले ही हुक लॉक को घुमाकर कठपुतली को मारा था। हुक कठपुतली के शरीर के चारों ओर आधा घेरा बनाकर लिपट गया और दरांती ने उसकी छाती में भयंकर वार किया। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से विशाल कृपाण को स्टील की जमीन में घोंप दिया और कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसके दाहिने हाथ ने कठपुतली को खींचा और उसकी पीठ पर घूंसा मारा। कठपुतली बाहर निकली और उस विशालकाय कृपाण की धार की ओर झपटी जो जमीन में धसी हुई थी। पूरी कठपुतली 2 भागों में विभाजित हो गई। उसी क्षण अर्जुन का बायां हाथ तेजी से बाहर आया और उसने प्रतियोगी को कठपुतली से बाहर खींच लिया, जिससे प्रतियोगी को चाकू के कट की कड़वाहट से बचाया जा सका। उसी समय हॉर्न बजा और टीम प्रतियोगिता का दूसरा भाग समाप्त हो गया। दर्शक स्वतः ही खड़े हो गए और अर्जुन के निर्देश पर गर्मजोशी से तालियां बजाने लगे। अद्भुत! टिप्पणीकार उत्साह से लाल हो गया। यह अद्भुत है। इस युद्ध ने प्रतिस्पर्धा की कला को पूरी तरह से प्रदर्शित किया है। उन्होंने हमें एक प्रभावशाली सबक सिखाया। हमें ये बताए कि किसी युद्ध का परिणाम केवल कठपुतलियों की ताकत पर आधारित नहीं होता। एक पैरविहीन कठपुतली अभी भी नायकों को नीचा दिखा सकती है। अर्जुन द्वारा बचाया गया प्रतियोगी हक्का बक्का रह गया। आधे दिन बाद उसने गंभीर भाव से अर्जुन को प्रणाम किया। अन्य 6 प्रतियोगी भी दयनीय स्थिति में बाहर निकले। 6 लोग पंक्तिबद्ध होकर अर्जुन को प्रणाम करने लगे। आपने हमें प्रतिस्पर्धा की भावना दिखाई, कृपया हमारा हार्दिक सम्मान स्वीकार करें, उनमें से एक ने आह भरते हुए कहा। सूरान ने इसे अनदेखा कर दिया और प्रवेश द्वार से अखाड़े में भाग गया। वह अर्जुन की बाहों में कूद पड़ी और खुशी से बोली, हम जीत गए, हम सचमुच जीत गए। ये दृश्य देखकर ज़ुबैदा इतना क्रोधित हुआ कि वह गुस्से से उछल पड़ा। कचरा, कितना कचरा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक पैरहीन कठपुतली को नहीं मार सकते। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ज़ुबैदा की ओर देखा और कहा, युवा स्वामी, आपके कार्यों के बारे में मेरी राय अलग है। हालांकि इस जियांग बेई ने वास्तव में मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं युद्ध में उससे निपटने में आपकी मदद करूंगा। तुम्हें यही करना चाहिए। ज़ुबैदा ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, हमारे ज़ू कबीले ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। वह पैसा कोई तेज हवा से नहीं उड़ाया गया। दर्शक दीर्घा के एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति उस दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जहां सूरान और अर्जुन गले मिल रहे थे। लेकिन इस बच्चे ने एकाकी जीवन जिया है। अब उसे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया है जिसे वह सौंपने लायक है। जियांग बेई, हे, वह एक अच्छा और ईमानदार बच्चा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसका व्यवहार उस जमाने के एक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जैसा है। जैसे ही अर्जुन और सूरान अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगी। अर्जुन जिया ने सूरान को एक तरफ धकेल दिया और जल्दी से पीछे हट गया। एक 10 मीटर लंबी कृपाण अर्जुन की कठपुतली की पीठ को चीरती हुई उसकी छाती में घुस गई और उस जगह
जगह पर भयंकर रूप से वार किया जहां अर्जुन और सूरान अभी थे। लगभग अगर अर्जुन ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह और सूरान उस विशाल कृपाण की चपेट में आ जाते। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सूरान की मौत निश्चित थी। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं जब वह विशाल कृपाण की दिशा की ओर देख रहा था। 5 गोलेम गड़गड़ाने लगे जब उनमें से एक सुंदर लाल बालों वाला आदमी रेंगता हुआ बाहर निकला। वह आदमी हंसा और बोला, ओह, क्या प्रतियोगिता खत्म हो गई? मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ करना। ये तो स्पष्ट उकसावे की कार्रवाई थी। अध्याय 1037। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने जल्दी से सूरान की ओर देखा। सूरान अभी भी स्तब्ध था। वह इतना डरा हुआ था कि उसने बहुत देर तक अपनी छाती थपथपाई और कहा, सब ठीक है। अर्जुन ने अपनी इकलौती कठपुतली की तरफ फिर से देखा। कठपुतली की छाती पहले ही छिद चुकी थी। सीटी बज गई। एक प्रमुख कमेंटेटर ने लाल बालों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेईमानी। किन परिवार के प्रतियोगी, किन युवाओं ने नियमों का उल्लंघन किया है? प्रतियोगिता के बाहर प्रतियोगी की कठपुतली को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम रुक गए? नहीं, किन युवाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, ये सींग और ढोल अभी भी बज रहे हैं। मुख्य कमेंटेटर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जैसे ही हॉर्न बजा, सभी प्रतियोगियों को रुकना पड़ा। यही खेल के नियम हैं। मुझे मत बताना कि तुम्हें नहीं पता। किन युवाओं ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या मैं धीरे धीरे प्रतिक्रिया कर सकता हूँ? क्या अगर मैं धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता हूं तो यह फाउल होगा? सूरान ने जल्दी से कहा, तुमने स्पष्ट रूप से यह जानबूझकर किया है। तुम किन कबीले के दस्ते के सदस्य हो, इसलिए तुम्हारे लिए यह असंभव है कि तुम्हारी थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया न हो। मैंने ऐसा नहीं किया। किन युवाओं ने कंधे उचकाते हुए कहा, हालांकि मैंने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैंने नियमों की सीमाओं का उल्लंघन जरूर किया। तुम्हारी कठपुतलियों, ऐसा क्यों न हो, मैं मिलकर मरम्मत का खर्च उठा लूंगा। यहाँ तक कि उन पैरों की मरम्मत का खर्च भी मुझ पर ही आएगा। सूरान ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि कल फाइनल है। तुम इसे एक रात में ठीक नहीं कर सकते। किन युवाओं ने बहादुरी से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको ये पैसा चाहिए या नहीं? जब वे दोनों बात कर रहे थे, अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और किन युवाओं की कठपुतली की ओर चल पड़ा। किन युवाओं ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं किया है। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी इससे इनकार नहीं कर सकते। क्या तुम अब भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत रखते हो? क्या बकवास है? अर्जुन हंसा। वह उछल पड़ा और किन युवाओं को कठपुतली से बाहर निकाला। फिर उसने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। किन युवाओं केवल एक प्रतियोगी था, शुद्ध मार्शल कलाकार नहीं। इस मुक्के ने किन युवाओं के सूखे दांतों को चकनाचूर कर दिया और उसे सर्पिल में उड़ा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अन्य 4 गोलेम अर्जुन की ओर दौड़ते हुए गड़गड़ाए। अर्जुन ने केवल अपना हाथ हिलाया और 6 कठपुतलियां अदृश्य शक्ति द्वारा तुरंत दूर उड़ गईं। किन युवाओं अजीब तरह से जमीन से उठ खड़ा हुआ। पहले तो वह जोर से गाली देने वाला था, लेकिन जब उसने अर्जुन की हरकत देखी तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम तो मार्शल आर्ट के माहिर हो। कथावाचक ने मुझे मारा। देखो, किन युवाओं इतना भयभीत हो गया कि वह कांपना बंद नहीं कर सका और मदद के लिए चिल्लाया। कमेंटेटर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैच खत्म हो गया है। यह एक निजी रंजिश है कि उसने आपको मारा। इसका मुझसे क्या लेना देना? इसके अलावा उसने आपकी कठपुतली को नहीं मारा, इसलिए मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये कहते हुए कमेंटेटर ने सूरान की ओर आंखें घुमाई। तुम यहाँ मत आना। किन युवाओं भागने ही वाला था। अर्जुन ने उसका हाथ हिलाया और उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी कठपुतली को नष्ट कर दिया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी हरकतों से मिस सूरान की जान को खतरा है। मत करो, मुझे मत मारो। किन युवाओं अब सचमुच पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। वह वहीं चीख पड़ा। उसकी नाक और आंसू खून से सने हुए थे और उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। चिंता मत करो, अर्जुन ने किन युवाओं के चेहरे पर थपथपाया और कहा, क्या तुमने मुझे चुनौती नहीं दी थी? मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें फाइनल में देखूंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने किन युवाओं के चेहरे पर 2 बार हल्के से थप्पड़ मारे और तीसरा थप्पड़ एक जोरदार थप्पड़ था जिससे वह उड़ गया। फिर अर्जुन ने सूरान का कंधा पकड़ लिया और कहा, चलो चलें, खाएं पिएं और जश्न मनाएं। सूरान ने मुड़कर किन युवाओं को देखा जो जमीन पर लौट रहा था। अभी ये बहुत करीब था, मैं तो यहीं मरते मरते बची। सूरान अभी भी डरी हुई थी। वह 10 मीटर भारी कृपाण थी। किसी आम इंसान को मौत के घाट उतार देना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। चिंता मत करो, मेरे रहते कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अर्जुन ने कहा। लेकिन तुम्हें सबक सीखना होगा। आगे से अखाड़े में मत घुसना। ये जगह कठपुतलियों से भरी है। तुम्हारे खून और मांस की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। मैं समझ गई। सूरान ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, मुझे आदेश मत दो। रात
शुरुआत में उस कठपुतली का सामना करते हुए जिसके दोनों पैर कट गए थे और जिसकी छाती में छेद हो गया था, सूरान उदास भाव से बोला, अगर मुझे पता होता कि मुझे उसके पैसे लेने पड़ेंगे तो मैं सुंदर होने की कीमत चुका देता। ये बेकार है। अर्जुन ने दोनों टूटे हुए पैर उठाए और कहा, अगर मेरे पास पैसे भी हों तो भी मैं रातों रात कठपुतलियों की मरम्मत नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर सूरान का दिल और भी बेचैन हो गया। कल फाइनल है, तुम 6 महान लीगों के खिलाफ लड़ने वाले हो। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से साधना करूंगी। मेरे पास कलाकृति गढ़ने की कुछ सिद्धियां हैं। तुम? सूरान तुरंत बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने निराश होकर कहा, भले ही तुम सचमुच हथियार बनाना जानते हो, फिर भी बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने कहा, कठपुतलियों की पूरी तरह से मरम्मत करना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। हम कवच और अन्य चीजों को थोड़े समय के लिए हटा सकते हैं, केवल कठपुतलियों का ढांचा ही पीछे छोड़ सकते हैं। क्या ये पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं है? कठपुतली ने अपना कवच खो दिया, यह आत्महत्या है। सूरान चौंक गया। इसके अलावा कवच के बिना कठपुतली पर स्थापित की जा सकने वाली संरचनाओं की संख्या भी बहुत कम हो जाएगी। इसे मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, मुझे चुप रहना है। मुझे पूरी रात परेशान मत करो, बस चुपचाप किनारे से देखते रहो। इसके साथ ही अर्जुन ने अपने सभी हाथों और पैरों से कठपुतली को तोड़ दिया। इसका लाभ ये था कि वह शक्तिशाली था और अपने नंगे हाथों से कठपुतली की मजबूत सुरक्षा को ध्वस्त कर सकता था। कठपुतली को नंगा करने के बाद सिर्फ एक मानव कंकाल बचा था। बेशक यह मानव हड्डियों से कहीं ज्यादा जटिल था, लेकिन कठपुतली की तुलना में ये बेहद सरल और अपरिष्कृत था। ये बस एक मानव कंकाल था जिसमें मांस और खून नहीं था। इसके बाद उसने कठपुतली पर मौजूद सभी संरचनाओं को मिटा दिया। केवल कंकाल कठपुतलियां ही अर्जुन की दुर्जेय क्षमता के साथ 66 संरचनाएं स्थापित कर सकती थीं। 66 संरचनाओं में से 40 वायु संरचनाएं थीं और 20 जल संरचनाएं थीं, जिनका उपयोग दीर्घकालिक युद्ध क्षमताओं को बनाए रखने के लिए किया जाता था। यह इस तथ्य के समान था कि सभी संरचनाओं में कोई रक्षात्मक शक्ति या भारी प्रहार शक्ति नहीं थी, केवल गति और सहन शक्ति थी। तुम पागल हो क्या? तुम 6 दिग्गजों की कठपुतलियों को देख रहे हो? वे सभी स्टील के महलों जितनी मजबूत हैं। कठपुतलियों को इस तरह बदलकर तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सूरान ने चौंकते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चुप रहो, बीच में मत बोलो। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने सबसे अधिक कठोरता वाले भागों में से एक भाग को चुना और उन्हें सीधे प्रज्वलन भट्टी में डाल दिया तथा उन्हें परिष्कृत करके एक बहुत ही पतले भाले का आकार दे दिया। ये भाला 6 मीटर लंबा था, लेकिन मोटा सिर्फ एक इंसानी जांघ जितना था। भाले की नोक, जो तीक्ष्णता के लिए तरस रही थी, भी बहुत पतली और नुकीली बनाई गई थी। ये चीज, सूरान खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, ये भाला तुम्हारा हथियार है? इतना पतला, दुश्मन के हथियार से टकराओगे तो पूरी तरह टूट जाएगा। अर्जुन ने एक चिकन विंग अपने मुंह में ठूंस लिया और कहा, मेरे अपने विचार हैं। अगले दिन अंततः फाइनल आ गया। जोरदार जयघोष के बीच 100 युद्ध कठपुतलियां अखाड़े में उतरी। हर कोई जोरदार जयकार कर रहा था। कठपुतली प्रतियोगिता वह खेल था जिसे वे जीवन भर पसंद करते थे और यह उनकी सारी घबराहट को दूर कर देता था। हालांकि एक कठपुतली के अखाड़े में प्रवेश करने के बाद ये चिल्लाहट अचानक बंद हो गई। सभी लोग आश्चर्य से कठपुतली को देखने लगे और बोले, हे भगवान, यह क्या चीज है? एक पतली कठपुतली जिसका ढांचा केवल एक साधारण कंकाल जैसा था, अपने हाथ में 6 मीटर का पतला भाला लेकर अखाड़े में आई। ये सूरान की टीम है। कमेंटेटर आश्चर्य से चिल्लाया, ऐसी कठपुतली का इस्तेमाल प्रतियोगिता में कैसे किया जा सकता है? ये तो अकल्पनीय है। क्या वह दृढ़ता से खड़ा रह पाएगा? ऐसा लगता है कि तेज हवा उसे उड़ाकर दीवार पर गिरा देगी। और उस हथियार का क्या इसका इस्तेमाल दांत निकालने के लिए होता है? अरे ये तो बस एक टूथपिक है। 6 महान लीग के सदस्य जोर से हंस पड़े। वे सब अर्जुन की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अच्छा शो देख रहे हों। उनकी राजसी और भव्य कठपुतलियों की तुलना में अर्जुन की कठपुतलियां वास्तव में मजाक करती हुई प्रतीत होती थीं। अध्याय 1038। कमेंटेटर ने तुरही पकड़ी और चिल्लाया, आयरन कॉन्टिनेंट पपेट्रियल टूर्नामेंट फाइनल आज आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। प्रतिभागियों, प्रत्येक टीम में कुल 100 लड़ाकू कठपुतलियां हैं। आज का फाइनल तब तक खुला रहेगा जब तक कि केवल एक टीम शेष न रह जाए। श्रोतागण चिल्ला उठे। रेफरी ने उत्साहित होकर कहा, ये सही है, नुकसान और कीमत निस्संदेह बहुत बड़ी है, लेकिन 3-5वें चरण के हेवंसक्राया लड़ाकू कठपुतलियों की तुलना में ये नुकसान कुछ भी नहीं है। ये सब इसके लायक है। तो फिर आइए आज हम अपने नायकों का आदरपूर्वक परिचय कराएं। अखाड़े में प्रवेश करने वाली पहली टीम ब्लूसी प्रांत की ब्लूसी बैटल टीम है। ऐसा कहने के बाद ब्लूसी प्रांत दस्ते के सदस्यों ने युद्ध कठपुतलियों को अखाड़े में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। दर्शकों ने तुरंत जोर से तालियां बजाईं। टिप्पणीकार ने ब्लूसी स्क्वाड्रन के सदस्यों का एक एक करके परिचय कराया तथा उनकी उत्पत्ति, उपलब्धियों, आयु,
विवाह आदि के बारे में विस्तार से बताया और फिर जू कबीले दस्ता, आग दस्ता, हंसा दस्ता और इसी तरह इन दस्तों के अखाड़े में प्रवेश का क्रम वहां मौजूद कठपुतलियों की संख्या पर आधारित था। निस्संदेह अर्जुन का सूरान दस्ता अखाड़े में प्रवेश करने वाला सबसे आखिर में था। इस बार टिप्पणीकार ने अर्जुन की उत्पत्ति का परिचय नहीं दिया, बल्कि दर्शकों को अर्जुन की कठपुतली विशेषताओं से परिचित कराने पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन हाथ में भाला लिए अखाड़े के बीच में चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था। अचानक टिप्पणीकार बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया, मानो उसे रुकने का नाम ही न ले रहा हो। कितनी कठपुतली है, टिप्पणीकार ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा। इसमें बचाव की कोई बात नहीं है। हालांकि उसने अपने शरीर के सभी कवच के टुकड़ों को त्याग दिया और अपना वजन लगभग 3/5 हिस्से तक कम कर लिया, फिर भी उसने जो गति प्राप्त की वह आशावादी नहीं थी, क्योंकि उसने संरचनाओं की संख्या का त्याग किया था। उसके हथियार को फिर से देखो। दर्शक एक साथ भाले को देख रहे थे। अर्जुन वहां स्तब्ध खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई प्रदर्शनी हो। कमेंटेटर उत्साह से चिल्लाया, लंबा भाला, 6 मीटर लंबा भाला, सिर्फ एक जांघ जितनी मोटाई। इस तरह का भाला किसी भी हथियार की टक्कर नहीं झेल सकता, सिर्फ एक टक्कर से ये तुरंत टूट जाएगा। सब देख रहे हैं, क्या मैं अब प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कमेंटेटर को बीच में ही टोक दिया। जाहिर है इस टिप्पणीकार को युद्धों का अवलोकन करने का कई वर्षों का अनुभव था। अगर वह इसी तरह बोलता रहा तो क्या उसकी सारी खूबियां और कमजोरियां उजागर नहीं हो जाएंगी? कमेंटेटर को भी पता था कि वह बहुत उत्साहित है, इसलिए उसने जल्दी से उसके माथे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, जल्दी से मैदान में प्रवेश करो। अर्जुन प्रदर्शनी बूथ से वास्तविक युद्ध क्षेत्र में चला गया, लेकिन जिस क्षण उसने प्रवेश किया माहौल बहुत अलग हो गया। 100 लड़ाकू कठपुतलियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, एक प्रांतीय दस्तों से और दूसरा निजी दस्तों से। दोनों ओर 3-3 दैत्य थे, दोनों ही प्रमुख अस्तित्व वाले थे। अजीब बात यह थी कि दोनों तरफ कठपुतलियों की संख्या लगभग बराबर थी। प्रांतीय दस्ते में 48 कठपुतलियां थीं, जबकि निजी दस्ते में 51 कठपुतलियां थीं, सिवाय अर्जुन के। इस समय प्रांत के 3 दिग्गजों की कठपुतलियां और वे चारों 2 पंक्तियों में खड़े थे। वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से तीव्र युद्ध की भावना थी। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ब्लूसी प्रांत का एक सख्त आदमी हंसते हुए बोला, जू कबीले ने तो मिस्टर म्यूजुन को भी बुलाया है। अगर मैं आज आप जैसे अनुभवी को हरा दूं तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ज़ुक्रान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूँ। कौन नहीं जानता कि आप हेई फैंग स्टील रोड के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक हैं। अगर मैं आज आपको हरा सकता हूं, तो मैं म्यू म्यू भी बहुत सम्मानित महसूस करूंगा। यद्यपि दोनों पक्षों के लोग बातचीत कर रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे से एक कदम भी दूर हटने को तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों के प्रतियोगियों ने एक दूसरे को गुस्से से घूरा। युद्ध शुरू होने से पहले ही घटनास्थल का माहौल असाधारण रूप से तीव्र हो चुका था। तभी एक असंगत आवाज सुनाई दी। ये पदचिह्न थे। दोनों सेनाओं के सदस्यों ने पदचिह्नों की ओर देखा और अर्जुन की कठपुतली को हवा में लहराते हुए देखा। जू कबीले के एक विशेषज्ञ ने तुरंत अर्जुन पर चिल्लाया, दिखावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कल की टीम प्रतियोगिता आपके लिए पर्याप्त नहीं थी, है ना? क्या आपको खुद को मूर्ख बनाने के लिए आज जैसा दिन चुनना है? जल्दी करो और भागो। लाइन के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अर्जुन सूरान गिल्ड का सदस्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे निजी गिल्ड का ही पक्षधर समझा गया। हालांकि इस जू कबीले के विशेषज्ञ का लहजा ऐसा था जैसे वह किसी कुत्ते को प्रशिक्षित कर रहा हो। अर्जुन के कदम रुक गए। उसने जू कबीले के विशेषज्ञ की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, प्रांतीय दस्ते के सदस्य तुरंत हंसने लगे। जू कबीले के विशेषज्ञ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, क्या बकवास है। कीचड़ दीवार को सहारा नहीं दे सकती। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सबको अपने सामने एक साया सा झलकता हुआ महसूस हुआ। जब उन्होंने फिर से देखा तो जू कबीले का विशेषज्ञ अपनी कठपुतली से गायब हो चुका था। सभी ने जल्दी से नीचे देखा और देखा कि अर्जुन उसके कंधे को गले लगा रहा था और जमीन पर जू कबीले विशेषज्ञ की गर्दन पर कदम रख रहा था। जियांग बेई, तुम क्या कर रही हो? जू कबीले के म्यूजुन ने भौहें चढ़ाकर सख्ती से पूछा। अर्जुन ने श्री म्यूजुन की ओर देखा और कहा, अपना अहंकारी स्वर बंद करो, वरना मैं आज तुम दोनों को पीटूंगी। तुम? श्री म्यूजुन इतने गुस्से में थे कि वे बोल नहीं सके। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और उस तथाकथित विशेषज्ञ की ओर देखा जिसका चेहरा उसके पैरों तले कुचले जाने से लाल हो गया था। उसने कहा, और हाँ, ये पापा यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं, तुम्हें चिल्लाने नहीं। ये भी अखाड़े में है। अगर तुम बाहर होते तो तुम जैसी चीजें मेरे जूते चाटने के भी लायक नहीं होती। मिस्सू रान की खातिर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं आपको मुझसे माफी मांगने के लिए 3 सेकंड का समय देता हूँ, अन्यथा मैं आपको वहीं मार डालूंगा। जैसे ही अर्जुन ने यह बात कही, उसकी आंखों में एक भयंकर हत्या का इरादा चमक उठा। जू कबीले के तथाकथित विशेषज्ञ को अचानक लगा कि उसका शरीर मानो जम गया हो, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसका दिल थाम लिया हो।
पल भर में ही उसके शरीर से पसीना बहने लगा। हाँ, मुझे माफ कर दो। जू कबीले के विशेषज्ञ को पता नहीं था कि क्यों, इसलिए उसने अवचेतन रूप से माफी मांगी। मुझे खेद है, अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा। जू कबीले का विशेषज्ञ अपनी दादी के घर में शर्मिंदा जरूर था। वह ये भी जानता था कि किसी के द्वारा कुचले जाने पर दूसरों से माफी मांगना कितना अपमानजनक होता है। हालांकि जिंदगी और मौत के सामने उसने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे साफ एहसास था कि जियांग बेई नाम का वह बच्चा सचमुच उसे मार डालेगा। मुझे माफ करना, मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जू कबीले के विशेषज्ञ ने अपना सिर नीचे किया और अपनी गलती मान ली। इस समय जू कबीले के सभी सदस्य क्रोधित महसूस कर रहे थे। ये नान सीधे सबके सामने जू कबीले को अपमानित कर रही थी। हाँ, अर्जुन ने अपना पैर उठाया और कहा, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगली बार अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। प्रकाश की एक चमक के साथ अर्जुन और जू कबीले विशेषज्ञ पहले से ही अपने युद्ध कठपुतलियों के बीच प्रकट हुए थे। जू कबीले का विशेषज्ञ जोर जोर से हाँफ रहा था। उसका चेहरा एक अजीब से सदमे से भरा हुआ था। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वह अपनी कठपुतली के पास कैसे लौट आया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कमेंटेटर को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। अर्जुन ने अपनी सीधी सादी और भद्दी कठपुतली को काबू में किया और दोनों पक्षों के बीच की खुली जगह से गुजरते हुए कहा, तुम दोनों में क्या दुश्मनी है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेरी चापलूसी पसंद नहीं करता और मेरे प्रति अनादरपूर्ण बातें करता है तो मैं माचिस छोड़ दूंगा और उसे वहीं मार डालूंगा। अध्याय 1039। दोनों पक्षों के सदस्य थोड़े स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अर्जुन सचमुच दोनों पक्षों के लोगों के प्रति कठोर शब्द बोलेगा। कमेंटेटर ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जियांग बेई प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही बिग सिक्स के सभी 6 खिलाड़ियों को अपमानित कर देगी। ये स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उसके पास कोई टीम साथी या समर्थक नहीं है। शायद ये फाइनल था, लेकिन कमेंटेटर असाधारण रूप से मेहनती था। उसने दर्शकों के लिए कई ऐसी परिस्थितियों का उत्साहपूर्वक विश्लेषण किया जिनका प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी ओर अर्जुन ने किसी भी कतार में भाग नहीं लिया। वह अपना भला लेकर सीधे जंगल में चला गया। दरअसल दर्शक बहुत नाखुश थे। उन्होंने पहले ही इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की आदत नहीं थी कि एक प्रतियोगी को एक मार्शल आर्टिस्ट धमका रहा हो। हालांकि दोबारा सोचने पर अर्जुन का काम गलत नहीं लग रहा था। दरअसल उसे बिना किसी वजह के मौके पर ही बेइज्जत किया गया था। कमेंटेटर ने अपना मन शांत किया और उत्साह से चिल्लाया, अब मैं घोषणा करता हूं कि फाइनल आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। कृपया तुरंत अपनी स्थिति चुनें। 10 सेकंड बाद हॉर्न बजेगा और यह युद्ध का संकेत होगा। दोनों खेमों की कठपुतलियां तुरंत सभी दिशाओं में बिखर गईं। उन्होंने कहा कि एक गुट जरूर है, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही दल बचेगा। जब असली लड़ाई शुरू होने वाली होती तो सभी अपने अपने दरवाजों के सामने बर्फ झाड़कर अपनी अपनी लड़ाई लड़ते। अंततः स्पष्ट आकाश में एक तेज और स्पष्ट हॉर्न की आवाज गूंजी। 6 दानवों के लोग वास्तव में अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे और उनमें से कोई भी हिला नहीं। टीकाकार चिल्लाया, 6 दिग्गज स्थिर खड़े हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे युद्ध की शुरुआत में आमने सामने लड़ने की तैयारी कर रहे हों? वे वास्तव में क्या चुनेंगे? कितना रोमांचक क्षण होगा। दर्शक एकत्रित हो गए और भय से चिल्लाने लगे। ब्लूसी प्रांत में विशेषज्ञों में से एक हेई फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभी बिग सिक्स के लिए वास्तव में लड़ने का समय नहीं है। उससे पहले हमें उन कूड़े की कठपुतलियों को साफ करना होगा, तभी हम बिना किसी चिंता के निर्णायक लड़ाई लड़ सकेंगे। यह मेरे कानों के लिए संगीत है। जू कबीले में श्री मुजुन ने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्या असल में उनका सीधा मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है? वे अपने अपने खेमे के कमजोर लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं। टिप्पणीकार ने अप्रत्याशित भाव से चिल्लाकर कहा। ये सुनकर दोनों पक्षों के कठपुतली प्रतियोगी दंग रह गए। हेई फैंग ने कहा, हम इसे आप पर छोड़ देते हैं। हम आपके पक्ष से निपट लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। मिस्टर म्यूजुन ने हाथ हिलाया और कहा, तीनों निजी दिग्गजों के भाइयों, मेरे पीछे आओ। हेई फैंग जोर से हंसा। प्रांतीय दस्ते के भाइयों, मेरे पीछे आओ। जाओ और निजी दस्ते के कचरे को मार डालो। 6 दिग्गज वास्तव में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे तथा बिना किसी के आगे बढ़े एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे। ये दृश्य बहुत अप्रत्याशित था। आह, कितने बेशर्म! कमेंटेटर चिल्लाया। दरअसल वे खुद को दिग्गज कहते हैं। दर्शकों को उन्हें यही कहना चाहिए, लेकिन वे इसे स्वीकार करते हैं और बेशर्मी से खुद पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 6 दिग्गजों ने अपने ही गुटों को
को धोखा दिया है। श्री म्यूजुन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? निजी शिविर की कठपुतलियां तुरंत घबराकर चिल्ला उठीं। प्रांतीय दस्ते के काले सिपाही ने सीटी बजाए और कहा, भाइयों चलो, हम आज तुम्हें मार डालेंगे, भागो। 3 बड़े कुलों के लोगों ने हमें धोखा दिया है, भागो। बिखरे हुए दस्ते के सदस्य शर्मिंदगी से तुरंत तेजी से भागे। हेई फेंग ने अपनी कठपुतलियों को नियंत्रित किया और विस्फोटक हमले के पहले दौर में ही बढ़त बना ली थी। हाथ में 2 ब्लेड लिए वह एक दुर्लभ प्रकार का युद्ध था जिसने 2 निजी दस्तों की कठपुतलियों को सीधे कमर तक चीर दिया। भाइयों, हम पीछे नहीं रह सकते। ब्लैक फैंग हमारे सभी लोगों को मार डाले उससे पहले हमें प्रांतीय स्क्वाड्रन के कमजोर सैनिकों को मारना होगा। हमला करो, म्यूजुन ने कहा। श्री म्यूजुन की कठपुतली अचानक हिल गई और प्रांतीय दस्ते की ओर बढ़ी। दोनों पक्षों ने एक ही समय में एक दूसरे के गठबंधन को धोखा दिया। 2 तीखी तलवारों की तरह वे एक ही समय में दुश्मन की सेना में घुस गए। एक क्षण के लिए युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पूरी तरह से अनुपातहीन एक तरफा नरसंहार थी। तीनों दिग्गजों के लोगों ने अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और अपने सामने आए हर दुश्मन कठपुतली का निर्दयतापूर्वक वध कर दिया। इस समय दोनों पक्षों के लोग जोर जोर से गालियां देने लगे और इच्छा व्यक्त करने लगे कि काश वे हेई फेंग और श्री म्यूजुन को फाड़कर कच्चा खा जाते। अर्जुन, जो दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, इन कुत्तों के बीच बेशर्म लड़ाई को ठंडे मन से देख रहा था, केवल दूर से देख रहा था। हे भगवान, जू कबीले की ढाल हथौड़ा व्यूह अभी भी भयंकर है। देखो, ब्लू सी गिल्ड के कृपाण चक्र ने पहले ही 5 दुश्मन कठपुतलियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अभी अभी हंसा प्रांत की भारी ढाल संरचना ने 3 कठपुतलियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कमेंटेटर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी लार चारों तरफ उड़ रही थी। दर्शकों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। लड़ाई बहुत जोरदार थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखें और किस दानव पर ध्यान दें। वे सिर्फ कमेंटेटर की बातों का ही अनुसरण कर सकते थे। लड़ाई इतनी तीव्र हो गई थी कि हर कोई उस छोटे अर्जुन के अस्तित्व के बारे में भूल गया था। किन परिवार संघ ने रेड रिवर प्रांत के लोगों को मौत के कगार पर ला खड़ा किया है। हमला, किन परिवार संघ के आक्रमण दल ने रेड रिवर संघ की सुरक्षा को तुरंत नष्ट कर दिया। बिग 6 की प्रत्येक टीम में लगभग 5 लोग थे जो 32 कठपुतलियों पर हमला कर रहे थे। मात्र 10 मिनट में ही 100 सदस्यीय टीम प्रतियोगिता में घटकर 50 सदस्य रह गई। टीकाकार बेहद उत्साहित था। उसने 6 रास्तों को देखा और सब कुछ अपने कानों में सुना। वह चिल्लाया, क्या कमजोरों की शाम आ ही गई है। 6 दानवों ने उन्हें निर्दयतापूर्वक कुचल दिया और नष्ट कर दिया, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिरोध करने की क्षमता नष्ट हो गई। ऐसे क्रूर वातावरण में जिन विशेषज्ञों पर मैं भरोसा करता हूँ, उन्हें धोखा देना निस्संदेह इन कमजोर लोगों को एक मृत अंत की ओर धकेल रहा है। एक और कमी, सभी कमजोरों को मिलाकर केवल 15 ही बचे हैं। हम फिर से लोगों की संख्या कम करने जा रहे हैं। केवल 12 कमजोर लोग बचे हैं। बिग 6 की योजना सफल होने वाली है। वे सभी कमजोरों का वध करने वाले हैं। देखो, पूर्वोत्तर में 3 और कमजोर लोग मारे गए हैं। अब 9 बचे हैं। दिग्गजों के बीच युद्ध जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है शुरू होने वाला है। अभी भी 3 लोग बचे हैं। कमजोरों के पास सिर्फ आखिरी 3 ही बचे हैं। सबसे रोमांचक दिन आ रहे हैं। यह उबाऊ नरसंहार युद्ध आखिरकार खत्म होने वाला है। हेई फेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतार दिया और पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर म्यूजुन, मैं जल्द ही आपसे मिलने वाला हूँ। दूर से श्री म्यूजुन को भी हेई फेंग का ध्यान भांप पाया। वह मुड़ा और मन ही मन बुदबुदाया, 3 और मार दो, फिर तो हमारा आमना सामना होगा। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। टिप्पणीकार चिल्लाया, दोनों दिग्गजों के लोग पहले से ही आपस में भिड़ चुके हैं। युद्ध शुरू होने वाला है। हे भगवान, किन कबीले के दस्ते की 2 कठपुतलियां मारी गई हैं। रुको, नहीं, ये किन कबीले का दस्ता है। धिक्कार है, किन कबीले के दस्ते की कठपुतलियां वास्तव में मारी गईं। टिप्पणीकार ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये कैसे हो सकता है? टिप्पणीकार ने उत्साहित होकर कहा, वास्तव में कमजोर लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने किन कबीले के दस्ते को भी मार डाला। कौन है ये? टीकाकार ने एक कुंज लगाया और जंगल में झांका। उसे समझ नहीं आया कि किन कबीले के दस्ते को किसने मारा था। अध्याय 1040। क्या ये नामुमकिन है? ये नामुमकिन है। किन कबीले का दस्ता 3 निजी दिग्गजों में से एक है और उनके लोग असल में कमजोर लोगों द्वारा मारे गए हैं। ब्लू ओशन स्क्वाड का ब्लैक एज दंग रह गया। टिप्पणीकार अचानक चिल्लाया, अच्छा नहीं, दुश्मन पर नजर रखने वाले किन कबीले के दस्ते ने 2 और लोगों को खो दिया है। केवल एक ही बचा है। दर्शक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हर कोई हताश होकर जंगल की ओर देखने लगा, मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जंगल में पत्तियां बहुत घनी थीं, सिर्फ युद्ध की तेज हवा ही दिखाई दे रही थी। स्टील के पेड़ हिल रहे थे लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहे थे।
आह, अभी भी लड़ रहा है, वह रहस्यमय कमजोर अभी भी लड़ रहा है। कमेंटेटर ने उसके बाल पकड़े और चिल्लाया, कौन है? अच्छा नहीं, किंग कबीले के दस्ते का आखिरी सदस्य भी गिर गया है, उसकी कठपुतली क्षतिग्रस्त हो गई है। हेई फैंग, श्री म्यूजुन और अन्य सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने जंगल की ओर देखा और अंतिम 3 तथाकथित कमजोर लोगों का वध करना भूल गए। दर्शकों से लेकर प्रतियोगियों तक, विभिन्न टीमों के पर्दे के पीछे के लोगों तक अनगिनत आंखें जंगल में एकत्रित हुईं। अचानक जंगल में एक छाया दिखाई दी जो तेजी से बाईं ओर की ओर भाग रही थी। पलक झपकते ही हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये जियांग बेई है। कमेंटेटर मंच पर कूद पड़ा और चिल्लाया, ये सू रानगिल से जियांग बेई है। ये सुनकर छहों दिग्गज भड़क गए। श्री म्यूजुन चिल्लाए, सब लोग सुनो और जियांग बेई को पकड़ लो। हेई फैंग ब्लूसी स्क्वाड्रन का नेतृत्व करते हुए जंगल की ओर दौड़ा। पहले जियांग बेई को मार डालो, वह हमारा सबसे बड़ा निशाना है। मुझे नहीं पता कि इस बदमाश ने क्या किया, लेकिन ये तथ्य कि वह किन कबीले के दस्ते के विशेषज्ञों को मार सकता है, हमारे दिलों में एक बड़ी समस्या है। दृश्य फिर बदल गया। वह तुरंत ही बिग सिक्स में से एक बन गया और सू रान के दस्ते के जियांग बेई को घेरकर उसका सफाया कर दिया। उसने ये कैसे किया? आखिर उसने ये कैसे किया? कमेंटेटर ने अपना हॉर्न हिलाया और चिल्लाया, अपनी बाज जैसी आंखें लगाओ। एक क्षण में सैकड़ों चीलें जंगल की गहराई में उड़ गईं। अखाड़े के ऊपर तुरंत ही रोशनी का एक विशाल पर्दा दिखाई दिया। चील की एक आंख अर्जुन की स्थिति पर टिक गई और उसका पीछा करती रही। जिस समय ये दृश्य सामने आया, उसी समय अर्जुन का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने एक दस्ते को बुलाया। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हंसा युद्ध दल के लोग जोर से चिल्लाए। उन पांचों ने अपनी 10 मीटर ऊंची ढालें उठाई। उन्होंने एक भारी ढाल पंक्ति बनाई। दूर से हेई फैंग दहाड़ा, हंसा और जियांग बेई मिल गए हैं। ब्लूसी, मेरे साथ आओ, जहाज के दूसरी तरफ जाओ। जियांग बेई पर 3 तरफ से हमला करो। इस बदमाश को भागने मत देना। दोनों दिग्गजों ने तुरंत एक दूसरे को घेर लिया, मानो इस्पात की बाढ़ आ गई हो, और वे जंगल में घुस गए। हुआ कबीले संघ, दक्षिण पूर्व में जाओ और उन्हें घेर लो। जू कबीले संघ, मेरे पीछे आओ। श्री म्यूजुन ने अर्जुन के स्थान पर भी ताला लगा दिया। कमेंटेटर ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, आखिरी 5 दिग्गज एक ही समय में जियांग बेई की ओर बढ़ रहे हैं। क्या जियांग बेई बच सकती है? हंसा हैवी शील्ड फॉर्मेशन ने पहले ही अर्जुन पर एक भयंकर हमला शुरू कर दिया था। 5 कठपुतलियों ने अपने हाथों में 10 मीटर भारी ढालें पकड़ी और खुद को शंकु के आकार में व्यवस्थित किया और अर्जुन की ओर बिना किसी रुकावट के हमला बोल दिया। दर्शकगण हंगामा कर रहे थे। टिप्पणीकार ने गरजते हुए कहा, क्या जियांग बेई चकमा दे सकता है? उसका शरीर किसी भी प्रत्यक्ष टक्कर का सामना नहीं कर सकता। उसकी कठपुतली कागज की तरह नाजुक है। ये देखकर कि अर्जुन भी भारी ढाल संरचना की ओर दौड़ रहा था, पवन संरचना तुरंत सक्रिय हो गई। अर्जुन के पैर, जो अबाबील जैसे हल्के थे, जमीन पर टिके हुए थे। पूरी कठपुतली दौड़ती और तैरती हुई आगे बढ़ती दिख रही थी। जब दोनों पक्षों के बीच सिर्फ 5 मीटर की दूरी रह गई तो अर्जुन अचानक उछल पड़ा। उसने अपना दाहिना पैर एक भारी ढाल के किनारे पर रखा और आगे की ओर कलाबाजी की। उसके हाथ में पकड़ा भाला एक कठपुतली के सिर के छेद में सटीक रूप से घुस गया। अर्जुन कठपुतली से टकराया। उसने अपने दाहिने हाथ से भाले का सिरा पकड़ा और भाला बाहर खींच लिया। हंसा युद्ध दल की एक कठपुतली तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। इस दृश्य ने दर्शकों को चौंका दिया। भारी ढालों वाले अन्य 4 लोगों ने तुरंत दिशा बदल ली और अर्जुन की ओर करीब से हमला करने के लिए मुड़ गए। अर्जुन के पैर जमीन पर पड़े। 4 कठपुतली दुश्मनों से 3 मीटर से भी कम दूरी पर। वह इतनी दूरी तक नहीं बच सकता। जियांग बेई बर्बाद हो गई है। कमेंटेटर चिल्लाया। अर्जुन ने अपना शरीर झुकाया और भी तेज गति से हंसा स्क्वाड्रन की ओर दौड़ा। उसने अपना शरीर झुकाया और 4 भारी ढालों के बीच की खाई का फायदा उठाया, इससे पहले कि वे एक साथ इकट्ठा हो सकें। अर्जुन ने अचानक अपना शरीर नीचे झुका लिया। उसका बायां पैर ऊपर उठा हुआ था, दायां पैर सीधा था और उसका पूरा शरीर नीचे झुककर पीछे की ओर खिसक गया। उसने मुड़कर उन 4 को पार कर लिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे से चूके, अर्जुन का धनुषाकार बायां पैर अचानक सीधा हो गया और उसका पूरा शरीर जोर से उछल पड़ा। उसने कठपुतली के सिर के पिछले हिस्से में भाला घुसा दिया। फिर वह हवा में उछला और कठपुतली के माथे से भाला खींच लिया। उसका बायां पैर कठपुतली के कंधे पर पड़ा और उसकी दाहिनी पिस्तौल अजगर की तरह निकल पड़ी। 3 भाले जैसे साए चमकते हुए गुजरे। तीनों गोलेम के सिर में एक एक काला छेद था। 3 दिग्गजों में से एक तथाकथित महासागरीय युद्ध दल अर्जुन के संघर्ष के 10 सेकंड से भी कम समय में नष्ट हो गया। कमेंटेटर ने अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर से चिल्लाया, यह अविश्वसनीय है।
8 सेकंड। जियांग बेई ने 8 सेकंड में ओशनिक स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया। ये लड़ाई नहीं है, ये यातना है, ये कुचलने वाली है। नहीं, ये कुचलने वाली है। हंशा दस्ते की प्रतिष्ठा को क्रूरतापूर्वक कुचलने वाली है। अब मैं समझ गया, उसका भला दुश्मन का सामना करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये पूरी तरह से एक आक्रामक भाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसका शरीर बहुत दुबला पतला है। उसने कभी दुश्मन से सीधे लड़ने का इरादा नहीं किया। वह दुश्मन के सभी हमलों को चकमा देकर बिना किसी चोट के सामान्य लड़ाई पूरी करना चाहता है, लेकिन ये संभावना व्यवहारिक रूप से शून्य है। धिक्कार है। हुआ कबीले के लोग अर्जुन को घेरने और उसे खत्म करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक देखा कि अर्जुन पहले से ही उनके सामने जंगल में अपने कंधे पर भाला लिए उनकी ओर दौड़ रहा था। मैं उससे पहले ही क्यों मिला? हुआ कबीले के एक प्रतियोगी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जल्दी करो और अपनी संरचना तैयार करो। इस बच्चे को भागने मत देना। ये हुआ कबीले का प्रसिद्ध पुष्प वर्षा स्वरूप है। टीकाकार चिल्लाया, क्या जियांग बेई इतने सघन हमले से बच सकती है? हुआ कबीले के 5 सदस्यों ने अपने हाथों में विशाल धनुष पकड़ रखे थे और प्रत्येक धनुष पर 5 तीर रखे हुए थे। गोली मार। उनमें से एक ने आदेश दिया और 5 कठपुतलियों ने एक साथ 25 तीर छोड़े। तीर गोलाकार और वामावर्त दिशा में सर्पिल आकार में घूम रहे थे। वे पंखुड़ियों की तरह थे जो लगातार खिलते हुए अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। फिर से गोली चलाओ, वह व्यक्ति आदेश देता रहा। 25 तीरों का दूसरा दौर पहले दौर के ठीक बाद आया। दूसरे दौर के तीर और भी फैल गए, जिससे एक बड़ा सर्पिल घेरा बन गया। फिर से गोली मारो, वह व्यक्ति चिल्लाता रहा। तीरों का तीसरा चक्र भी छूट चुका था। तीरों की एक के बाद एक घुंघराले पंखुड़ियां मानो अखंडित फूल हों। अलग अलग स्तरों की पंखुड़ियां परत दर परत फैलती जा रही थीं और बड़ी होती जा रही थीं। हर तीर का वजन 3000 जिन था। कठपुतली पर लगते ही वह तुरंत ही किसी ततैया के छत्ते में जा गिरता। अर्जुन की दौड़ कम नहीं हुई, बल्कि तेज हो गई। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, अतुलनीय रूप से शांत और स्थिर। बाणों की वर्षा को छूते ही उसने कमर मोड़ी और झुक गया। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में उल्टी दिशा में तैर रहा हो और उसका शरीर सपाट पड़ा हो, आगे की ओर घूम रहा हो। अपने शरीर के घूर्णन पर भरोसा करते हुए वह वास्तव में एक एक करके तीरों से बच रहा था। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। कमेंटेटर इतना उत्साहित था कि उसने मंच पर लगे स्पीकर को तोड़ दिया। उसने जल्दी से एक नया स्पीकर निकाला और चीखना जारी रखा, धिक्कार है, वह कैसे छिप सकता है? आदेश देने वाला हुआ कबीला विशेषज्ञ तुरंत दंग रह गया। अर्जुन एक भूत की तरह हुआ कबीले की पंक्ति में कूद पड़ा। इससे पहले कि विशेषज्ञ कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसकी भौहों के बीच एक तेज भाला देखा। तुम। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, कठपुतली का सिर एक लंबे भाले से छेदा गया।